तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। एंड जैसा कि हमारा ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर पर आने से पहले कुछ बातें मैं वापस से आप लोगों से वही सारा कुछ रिपीट करना चाहूँगा। देखो यार, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी होता है कोई सा भी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना, कोई सा भी किसी काम के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से पहले ना सबसे बड़ी चीज़ यही लगती है कि फ़ी कितना है, पता नहीं कराएंगे कि लोग नहीं, क्या कराएंगे नहीं कराएंगे, बहुत तरह की उलझुल बातें आती हैं दिमाग में। इसमें एक ही बात जो मिस होता है, हम लोग खुद से नहीं पूछते हैं कि क्या अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं रेगुलरली करने को रेडी हूं कि नहीं, मैं रेगुलरली करने को कमिटेड हूं कि नहीं। मैं मानता हूं कि कोई बच्चा कहीं ज्वाइन कर रहा होगा, किसी के साथ कभी हो जाता होगा, कहीं फ़ी दिए जिस उम्मीद से दिए तो वैसा चीज़ें नहीं डिलीवर हो पाई, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे जेब में अगर नोटों की 100 गड्डी रखी हुई है और 100 अलग अलग नोट रखे हुए हैं, उसमें से कोई एक नोट खराब हो तो मैं बाकी का 99 फेंक दूँ। ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ। तो ये बात आप पर भी लागू होती है कि कभी ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपको। मतलब ऐसा ना हो कि आपको ये लग रहा है कि अरे यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, फीस दे देंगे और ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। उससे ऊपर की बात जानते हो क्या है? खुद से पूछो कि इस चीज़ को करने के लिए मैं कितना कमिटेड हूँ। क्या मैं सभी लेक्चर्स को टाइमली देखूंगा? क्या मैं इसको टाइमली कंप्लीट करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी प्रायोरिटीज इन बातों से फिसल जाएंगी कि घर में किसी फलाना रिलेटिव का शादी है, किसी फ्रेंड का शादी है, कहीं फंक्शन में जाना है। देखो, मैं आपकी जगह होता तो मैं फंक्शन में जाता, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसका परिणाम क्या होगा ये भी मेरे को पता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं है क्योंकि मैं भविष्य वक्ता हूँ इसलिए मेरे को पता है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। नो, इट्स जस्ट कि पता है, थोड़ा 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 करके जो रोज रोज हम करते रहते हैं ना, वो पाइलअप होते जाता है, वो हमारे एटीट्यूड में आ जाता है और हमारे डे टू डे बिहेवियर में दिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो अगर मैं कुछ समय पहले, जैसे मैं कॉलेज में था और मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से बोलता कि यार मेरे को क्लास करनी है, तो पता हो क्या कहते हैं? अबे क्या इतना क्लास करोगे भाई, तू कब से इतना वो हो गया। मतलब कहने का सेंस है कि एक तो मैं सीरियस नहीं हूं और दूसरा चीज अगल बगल बातें और चीजें भी ऐसी हो रही हैं कि मेरे सीरियसनेस को हैम्पर कर रही हैं। लेकिन पता है, अगर मैं 4 बार लगातार सीरियस हो जाऊंगा ना तो 5वीं बार वो भी कहेंगे यार वो तो अपना काम वाम करके ही जाएगा। तो आपके इन एंड अराउंड भी लोग ना आपको लेकर सीरियस नहीं रहते हैं। तुम्हें चाहे लगे कि अरे नहीं सर, मेरे छोटे भाई की शादी है और मुझे उसमें बहुत प्रेजेंट रहना है। हाँ, मतलब तुम बहुत वाकई में इसलिए प्रेजेंट रहते हो क्योंकि बाकी के लोग तुमको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तुमको चाहे लग रहा हो कि मेरा वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है होना। एक बार आप सोच के देखिएगा, अगर आप उस वहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, अगर आपकी लाइफ नहीं होती और आप वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, तो भी बाकी के लोगों को जो करना है वो कर रहे होते हैं। कोशिश करिए कि अपना लेवल ना थोड़ा सा आप अपग्रेड करिए, कि अपने काम को ना एकदम प्रायोरिटी पर सेट रखा करिए कि ये मेरे को करना है। अब बीच में कोई कहे कि दोस्त का शादी है, फलाना का है, ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटेंड नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ उस समय ऊंचा काम है प्रायोरिटी का, तो आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। कुछ समय बाद जाने की बात है तो बिल्कुल जाइएगा। हाँ, ये बात भी आ जाता है कि सर कौन सा मेरे कज़न की शादी रोज़ रोज़ हो रही है, कौन सा सर ये वाला ओकेजन रोज़ रोज़ आएगा। भाई फेल भी रोज़ रोज़ नहीं होते, वो भी एक ही दिन आता है। और एट द एंड ऑफ द डे ना, मतलब ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा विभत्स रूप यही है कि पता है आखिरी में ना आपके पास केवल यही बचता है कि आप क्या हो, आपकी क्या उपलब्धि है। दुनिया आपको उसी चश्मे से देखती है कि तुम क्या करते हो और क्या कर सकते हो। वैसे तो आप क्या कर सकते हो ये आप अपने आप को देखते हो, दुनिया आपको बस यही देखती है कि आप क्या, मतलब आप क्या करते हो। आपका नाम उसी चीज से आता है, अदरवाइज आपका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है, आपका नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी बोलूंगा तो मेरे दिमाग में नरेंद्र मोदी आ रहे होंगे, जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम बोलूंगा तो मेरे दिमाग में एपीजे अब्दुल कलाम आ रहे होंगे, जब मैं मनमोहन सिंह बोलूंगा तो मेरे दिमाग में मनमोहन सिंह आ रहे होंगे। क्या देश में एक ही मनमोहन सिंह हैं? बहुत सारे मनमोहन सिंह हैं। तुम्हारे दिमाग में खुद ही भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब है कि आदमी का नाम उस चीज़ से ज़्यादा बड़ा है। तो आप होता क्या ना कि अगर हम लोग अपना प्रायोरिटी सेट करके नहीं सेट करेंगे तो ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा
कि इस तरह के मसलों में अगर आप अपना प्रायोरिटी सेट करके अपना काम नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, दूसरा कोई और नहीं करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, तुम अपने काम को इज्जत नहीं कर रहे हो, कोई और देगा भी नहीं उस काम को इज्जत। और तीसरा चीज़, कब तुमको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है ना, ये भी तुमको पता नहीं चलेगा। कब हमको अपने काम को प्रायोरिटी देना है, ये बात का भी आपको एहसास नहीं होगा। अगल बगल का इन्वायरमेंट ऐसा बना रहता है कि आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। बस होगा क्या, कुछ समय बाद जैसे जैसे आप अपना जो आप अपना मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपना काम को प्रायोरिटी दो पहले। तो जब जब आप प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे, धीरे 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 अपने आप को पीछे करते जाओगे। तो ज़िंदगी में एक बात जो अटल सत्य है कि जब जब आप कमज़ोर पड़ोगे, आपका फैसला कोई और लेगा। चाहे ज़िंदगी हो, चाहे करियर हो, चाहे ज़िंदगी किसी भी और आयाम में, जब जब आप कमज़ोर पड़ोगे, आपका फैसला कोई और लेगा। और आप ताकतवर तभी होगे जब आप अपने काम को एकदम प्रायोरिटी में रखोगे कि ये करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज आपका फैसला और लोग लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरा फैसला कोई और ले रहा है। धीरे 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 करके आप एकदम सकम कर जाओगे और एकदम एकदम एम टाइम, एकदम एम मौके पर आपको लास्ट सब बात आपको लास्ट मोमेंट पर ही बताया जाएगा। वो भी लोग उस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। अच्छा, इस समय ऑलरेडी देखोगे फेस्टिव वोस्टिव एंड मैरिज वैरेज का टाइम है एंड ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। जस्ट बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, माई पेरेंट्स आस्क्ड कि टुमारो वी हैव टू गो टू सो एंड सो पार्टी, आर यू अवेलेबल। तो मैंने कहा अरे पूछ क्यों रहे हैं, आप बताते हैं। और पता है क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा उसमें शेड्यूल ऑक्यूपाइड रहेगा तो मैं कह दूंगा नहीं जा रहा हूँ, चाहे जिसका भी पार्टी हो, चाहे जितना बड़ा जगह जाना हो। नहीं का मतलब नहीं है। तो इससे पता है अगल बगल के लोगों को भी पता है, और पता है ये पता मुझे उन्हें नहीं जताना है, मुझे किसी को साबित नहीं करना है। ये करने से मैं बस खुद को जता रहा हूँ और खुद को साबित कर रहा हूँ और खुद को बार बार बता रहा हूँ कि अभिलाष ये काम डिसाइड क्यों ना करने के लिए तुम्हारा ये प्रायोरिटी में। ठीक है, ये बात मैं खुद से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और क्यों बार बार कह रहा हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर मेरे से कोई बात सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मान लो 2 महीने तक आपकी क्लास चली, आप काफ़ी कुछ सीखे, तो जब तक मेरे से रोज मुलाकात हो रही है, रोज आदमी चेहरा देख रहा है, तब तक वो मोटिवेशन है। कुछ समय बाद वो मोटिवेशन टूट जा रहा है। ये परिस्थिति नहीं होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अंडा देखा होगा आपने, अंडे को बाहर से दबा दूं तो फूट जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगी, और अंडा अगर अंदर की तरफ से फूट के बाहर हो तो लाइफ बिगिन होती है। वैसे ही मोटिवेशन का भी है भाई। एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। अगर आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा तो वो आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ देता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि वो मोटिवेशन अंदर से आए, और पता है खुद को बार बार जताओ, खुद को बार बार एहसास कराओ। अगर मेरा पेपर है जामिया का, मेरा पेपर है डीयू का, मेरा पेपर है बीएचयू का, तो मैं बार बार बोलूंगा। कोई बोल रहा है 9 बजे चलने के लिए, यार मेरा बीएचयू बीएड का पेपर है, मार्च में होगा इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम ये बात उसको बोलते हो ना, सबसे ज्यादा तुम ये बात खुद को बोल रहे हो। कोई तुमसे बोले यार मेरा डीयू बीएड का पेपर है ना, मैं नहीं जा पाऊंगा, और हो सकता है कि कल को ऐसा ही परिस्थिति आ जाए तुम्हारा सिलेक्शन ना हो किसी कारणवश, और फिर हो सकता है वही आदमी कहे तब हुआ कि नहीं, उस दिन तो तुमको बोल रहे थे कि चलो तुम तो ये भी नहीं किए और हुआ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आज नहीं हुआ है, कल तुम्हारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो एटीट्यूड है ना, वो जो रवैया है आपका, वो आपको मदद करेगा। कि मान लो अपने काम को सेट कर रहे थे, हो सकता है कि नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में भी बहुत सारा एग्जाम देना है, बहुत सारी जगह पर प्रायोरिटी सेट करना है, तब जाके आप देखोगे कि आपका फ्यूचर में हो रहा है, क्योंकि वो आपको आदत मदद करेगा। एंड और जानते हो यार, हमारे जैसे लोग भी इतने समय से काम कर रहे हैं, इसमें पता है लिटरली बताऊं, अगर मैं 10 डिसीजन लेता हूं ना, तो उसमें से 8 से 9 गलत हो जाते हैं। 10 में से 8 से 9 गलत हो जाते हैं। लेकिन पता है कमाल की बात जानते हो क्या है? जरूरी है कि आप डिसीजन लीजिए और 10 में 8 गलत हो जाते हैं, और उसमें एक भी सही रहता है ना, एक भी सही रहता है, एक डिसीजन भी उसमें से सही रहता है,
तो वो मेरे को इतना रिटर्न देता है कि पिछला जो 10 में मेरा नुकसान हुआ है वो, और अगला 10 का नुकसान अफोर्ड करने की क्षमता, दोनों चीज़ देता है। तो बस एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये सारी ज़रूरतें और प्रायोरिटीज़ हमें खुद को क्लियर करनी है। और खुद को क्लियर करने का क्या तरीका होता है कि भाई बोल दीजिए कि हाँ ये करना है, मतलब खुद से बोलिए बार बार, अगल बगल भी हाँ ठीक है। अदरवाइज जानते हो, जैसे मान लो आप ये फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन किए हो, तो अभी कुछ दिन बीच में तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे आके तुम क्या कर रहे हो, या हो सकता है कभी कोई देखे कि पढ़ ही रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा क्या पढ़ रहा है, इतना रात में कौन सा क्लास चल रहा है, क्योंकि उनको सोना है, मतलब उनके सोने का टाइम हुआ है। उनको क्या लग रहा होगा, अबे तुम्हारा ऐसा कौन सा क्लास चल रहा है, तुम इतना क्या पढ़ रहे हो, ना तो तुमको इस तरह से पढ़ते देखे हैं, ना तो उनको लग रहा है कि रात में इतना रात में क्लास हो रहा होगा। आप मेरे से पूछो तो मेरे को कोई बोले कि 9:43 हो रहा है, तो हमको लगेगा अच्छा 9:43 हो रहा है, अच्छा अच्छा ओके, मतलब मेरे माइंड में कहीं से आ ही नहीं रही है ये बात कि रात हो रहा है, ये सारा कुछ है, शेड्यूल उसी हिसाब से सेट हो गया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जब प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, जब प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हो, अपने माइंड में ये क्लियर रहिए कि ये मेरा एग्ज़ाम है, ये 3-4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म मेरे को फिल करना है, इसका सिलेबस ये, इसको मैं ऐसे प्रिपेयर करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे प्रिपेयर करने वाला हूँ, और हाँ उसको रिपीट करना है खुद से, बातचीत में, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा सा समझ रखता हो। अपने दोस्त से आप करेंगे तो हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो, अबे कहाँ बी एड के चक्कर में पड़े हो, मेरा तो एसएससी का पेपर है, अच्छा वैकेंसी आई है, भरा है क्या तुमने, अब तुम्हारा क्या है यहाँ पर, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, निकल तुमसे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी नहीं रहा है, और वहाँ सोच रहे हो कि एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है आपसे, बस कि ये प्रायोरिटी का जो क्लैरिटी भी होता है ना, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको बात करना या कहना होगा जो थोड़ा सा मतलब जो है आपके काम में जो है ऊंचा जो है जो कुछ उस पर देखता हो, ठीक है, जो इस बात को लेकर ऊंची अंडरस्टैंडिंग रखता हो, क्योंकि आपको खुद को ही एक्सप्लेन करना है हम क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर खुद को आप एक्सप्लेन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी कड़ी में, जैसे आज हमारी इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट लेक्चर है, तो पता है अगर कोई बच्चा इंडियन पॉलिटी को इस नज़रिए से पढ़ता है कि मेरा एग्ज़ाम है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ बुराई नहीं इस नज़रिए में, लेकिन पता है लॉन्ग टर्म में तुम ये पाओगे ना कि इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका नज़रिया ये रहेगा ना कि यार इंडियन पॉलिटी का क्लास है, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इंडियन पॉलिटी सीखना है या पढ़ना है, या जितना दिन पढ़ा रहे हैं, जो टास्क दे रहे हैं मैं करके आऊं, सो दैट इंडियन पॉलिटी का बेसिक हमको हमेशा क्लियर रहे, तो तुम देखोगे तुम्हारा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो। क्यों? क्योंकि जब आप पहले वाले तरीके से जाओगे कि बस ऐसे ही बैठे हो क्योंकि कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, पॉलिटी वगैरह में कोई रुचि नहीं है, फलाना ढेकाना, तो इससे तो बस तुम 2-4 क्वेश्चन रटने के लिए बैठे हो, और एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली वो 2-4 आते नहीं है, वहाँ तुमको ऑल द वे सेट ऑफ न्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि यार मेरे को ये समझना है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को रगड़ के देखना है, इसमें चल के आ रहा है, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं वहाँ तक देखूंगा, सो दैट उससे घुमा कर भी, उसके इन एंड अराउंड भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पेपर में टैकल करने लायक रहो। क्योंकि क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे रहे हो, कभी डायरेक्ट नहीं आता यार। 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 में 1-2 कहीं हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कभी ऐसा नहीं होगा, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। एंड हाँ, अगर मान लो पेपर में 100 क्वेश्चन है, कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, 5 ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट नहीं पूछा है, 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा। बस वही 5 डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुम लिस्ट के अंदर हो कि लिस्ट के बाहर हो। क्योंकि जो डायरेक्ट 20 वाला क्वेश्चन आया है ना, उतना तो सब कर ही रहे हैं मोर और लेस, वो जो 5 डिसाइडिंग फैक्टर वाला है, उसमें से जो बच्चा 2-3 क्वेश्चन खींचेगा वही लिस्ट में आता है। तो आप अपने माइंड को सबसे पहले एकदम सॉर्टेड रखो, लिख के रखो भाई मेरा फलाना एंट्रेंस एग्जाम है, और मेरी क्लासेस अगर सो एंड सो टाइम पर चलती हैं तो रोज़ मैं 10 मिनट पहले ही बैठूंगा क्लास के लिए, सो दैट लिंक आते ही मैं सबसे पहले ज्वाइन करूँ, सबसे पहले मैं ज्वाइन करूँ। क्योंकि एक चैलेंज जो हम लोगों को खुद को देना होगा,
अगर यहाँ हम क्लासेस पढ़ रहे हैं और मेरी क्लास 2 महीने तक चल रही है, 3 महीने तक चल रही है, जब तक भी चल रही है, लेट से मान लेते हैं 2 महीने चल लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं 3 महीना, कंजर्वेटिव अप्रोच ले लेते हैं कि 2 मंथ कंप्लीट होते होते, पता है, मतलब हम लोगों को खुद को भी एक चैलेंज देना चाहिए कि मैं थ्रू आउट रेगुलरली क्लास करूँगा, 2 घंटे 3 घंटे बैठूंगा। क्योंकि देखो यार, पता है, मैं आपकी जगह रहता ना यार, तो मैं इस बात को मानता हूँ यार, 2 घंटे किसी को शांति से बैठ के सुनना ना, ये इतना आसान नहीं है। और मैं तो यहाँ से मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे तो फिर भी आसान है कहना, अगर आप उधर बैठ के सुन रहे हो ना, लिटरली आपके लिए ईजी नहीं है। एंड चाहे आपका मेरी बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, आप फोकस्ड हो पढ़ने को लेकर नहीं फोकस्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात के लिए जो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा यार, पता है, कैमरे के उस साइड बैठ के शांति से सुनना 2 घंटे 2.5 घंटे ईजी नहीं है। कुछ दिन पहले तक जो मैं स्टूडेंट था तो मैं 1.5 2 घंटे नहीं सुन पाता था। और ऐसा नहीं कि कोई बुरा आदमी हो, नेचुरली ऐसा पैदा हुआ है कि बैठे हैं तो कुछ सेक चिल्ली के ख्याल आ रहे हैं। स्कूल में था तो ख्याल आता था अच्छा पंखा गिरेगा तो पूरे क्लास को मैं कैसे बचाऊंगा, ठीक है। अब यार क्या करूं यार, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह बॉर्न हूँ, कोई सुपर नेचुरल पावर है नहीं मेरे पास। स्कूल घर वाले भेज देते थे स्कूल में, तो मैं ही सोचता था कि अच्छा स्कूल में ये कांड हो जाएगा तो मैं कैसे सबकी मदद करूंगा। कभी आपने एक्सपीरियंस किया खुद को लेकर, ही किसी को ऐसा ख्याल आया है कभी बैठे हुए हो तो? कोई नहीं, एनीवन? ओके ज्योति हैं, अच्छा कोई और? देखिए आप दूसरे को देख के हाथ मत उठाओ यार, क्लियर रहो भाई, मैं ज्वाइंट हूँ, मैं अपना हाथ उठा ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बुरा थोड़ी ना कि ऐसा ख्याल आता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या बुराई है कि हाँ हमको ऐसा ख्याल आया, ठीक है, क्या दिक्कत है। और जब मैं पढ़ने ही बैठता हूँ, मैंने बताया कल भी आप लोगों से मैं कह रहा था, 4:55 हो रहा है, 5 बजे शुरू करेंगे, क्लास में बैठे हैं, अच्छा ये हो जाएगा कैसे मदद करेंगे, मतलब समझ रहे हो, वहाँ टीचर पढ़ा रहा है, टीचर बहुत सीरियस है और वो कुछ कह रहा है शक्ल देके, यस यस यस, प्रिटेंड भी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा कितने लोग हैं जिनको स्कूल का प्रेयर नेशनल एंथम ये सब याद वाद नहीं था, और जो है वो बाकी के सब लोग गा रहे हैं तो सुर में सुर चला जा रहा है। तो इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पता है बुराई कहाँ पर है, मतलब अगर कोई सामने से कह रहा है आप इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते हो, मतलब तुम अपने आप को नहीं जान रहे हो, और लोगों के क्या वेट कर रहे हो यार, उनको घंटा नहीं पड़ी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, और तुमको भी नहीं पड़ी उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम बस देखो। हाँ हाँ यस, जस्ट रेज योर हैंड, कितने ऐसे लोग हैं जो है जस्ट जब हैंड रेज रखिए अपना, अच्छा जिनको स्कूल में प्रेयर और ये सारी चीज़ें नहीं याद रहती थी, वो आदमी जब फ्लो के साथ चलता था तो बस बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो देखो यार ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, नहीं याद था, अब इस पे कोई महान आत्मा हो जाएगी, अरे नेशनल एंथम रोज पढ़ रहे हो याद नहीं है, हाँ बीच वाला लाइन कहीं से मेरे से मिस हो जाता है कई बार, हो सकता है ना याद मतलब इस पे बहुत जजमेंटल होने की जरूरत नहीं खुद को। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मानते हो कि नहीं ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो रोज रोज चल रहा था स्कूल में प्रेयर, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी बात सुनते रहे, ना कि अपने सपने में खोए हुए पंखा गिरेगा तो कैसे बचाएंगे सबको, इस तरह का नहीं होना चाहिए हम लोगों को। मानते हैं कि नहीं इस बात को? एटलीस्ट आप एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि भाई हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि कभी स्कूल के प्रेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेयर प्रेयर नहीं याद है, टीचर देख रहा है, बुदबुदा रहे हैं बस बैठ के, फिर लग रहा है हम भी बोल रहे हैं, और हाँ बोल भी रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं कि बोल नहीं रहे थे, वो फ्लो में जा रहा था, बाकी के सब लोग बोल रहे थे तो फ्लो में जा रहा था, ठीक है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, उस प्रेयर उस नेशनल एंथम को रोज मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, और 12th तक तो उम्र भी ऐसी थी कि आसानी से बातें याद रहती थी, अनटिल अनलेस की वो बात गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कहा है वैसे वर्षा, तो आज भी लोगों को याद रहता है कि उसने मेरे को ऐसे कहा था, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज आप स्कूल में हो तो टेक्निकली हम लोग को फील होता है कि याद होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकली हम लोग को फील होता है, आज हम पीछे मुड़ते तो फील होता है कि यार रोज पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं है। पता है यार सेम चीज़ ना इंडियन पॉलिटी के साथ भी है, सेम चीज़। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट ना तुम्हारे ऊपर रोज रोज हो रहा है,
जब साइंस के लैब में चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है जिसको या फिर क्या लोग गिनी पिग्स कहते हैं जिनको, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक। गिनी पिग पता है, किसी को पता है गिनी पिग्स क्या होते हैं? एनीवन? गिनी पिग्स क्या है? क्लास में कोई ऐसा है जिसको पता है गिनी पिग क्या होता है? अभी तुम्हें नहीं पता गिनी पिग क्या होता है? लैब में जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रैट या फिर मतलब कुछ भी ऐसा चीज जिस पे एक्सपेरिमेंट होता है। यस, यस प्राकृत। क्या कहते हैं मुझे गिनी पिग्स क्या हाँ होते तो हैं? हैंड रेस करके बताइए ना क्या होता है, बताइए क्या होता है गिनी पिग। जो थोड़े मतलब बड़े साइज के होते हैं, चूहे से थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और यूजुअली ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है। क्या मैंने एक सीरीज में देखा था। हाँ हाँ, तो गिनी इसके पिग इस पता। पता है किसी भी चीज़ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, कोई दवा बनाता है तो बनता है तो पहले इंसानों को थोड़ी टेस्ट होता है, उसका टेस्ट पहले जानवरों पे किया जाता है। ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम सब गिनी पिग हैं, हम सब पर रोज एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तुम ये बात अगर बोल के निकल जाते हो, अरे सर मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, अरे वो जानने के लिए तुम्हारा सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, तुमको जानना जरूरी है। तुमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम, जो लोग पॉलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो लोग तुम्हारा तकदीर लिख देंगे। जिंदगी भर में कभी दिमाग में दंगा फसाद नहीं आया होगा, कुछ ऐसा कर देंगे कि तुमको शामिल होना पड़ जाएगा उसमें। ठीक है, जिंदगी भर जिस चीज में नहीं सोचे होगे, अगर तुमको नहीं महसूस हो रहा है, तुम इमेजिन करो कि जिस दिन तुम बीएड पास आउट होके निकले, उस साल 1 लाख वैकेंसी आ गई टीजीटी टीचर्स की, तो तुम्हारी तो तकदीर बदल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे तो पाँच सभी मतलब दोनों हाथों में लड्डू रहेगा, पांचों उंगलियां घी में। समझ रहे हो? जिस साल पास आउट होके निकले उसी साल 1 लाख वैकेंसी आ गई टीजीटी की। इमेजिन करके देखो, उसी साल 1 लाख वैकेंसी आ गई। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी सिलेक्शन की, कि टीचिंग की उसमें 1 लाख सीट आ गई जिस साल आप पास आउट हुए, उसी साल एकदम इमीडिएट कि सीटेट का पेपर हुआ उसके बाद 1 लाख वैकेंसी आ गई। वो 1 लाख वैकेंसी कौन डिसाइड कर रहा है? पॉलिटिकल लॉबी डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट के डिसीजन से आ रहा है। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का वो बदल जाता है हिसाब किताब। ठीक है, तुम्हारे पूरे परिवार का जो है, जो एक रहने का बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी तकदीर लिख देंगे वो लोग। आप किसी भी कॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहाँ रेगुलरली कॉलेज जाते थे वो लोग, तो आप लोगों के कॉलेज में फेस्ट वेस्ट होता रहा होगा, कोई भी फंक्शन वंक्शन है, चाहे जामिया में भी रहे हो, एनुअल फंक्शन वंक्शन कुछ भी हो रहा है, फेस्ट वेस्ट हो रहा है, तो हमेशा देखोगे, आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आपको पता हो पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है कंडक्ट कराने से पहले। ठीक है, पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। आपको चाहे ना आइडिया हो, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो स्कूल कमेटी बॉडी होती है, परमिशन लेती है। और किसी भी छोटे मोटे सिंगर या सेलिब्रिटी किसी को भी बुलाया जाता है ना, आपको पता होना चाहिए परमिशन लेके ही बुलाया जाता है कि भाई हम इनको बुलाने वाले हैं, 100 लोगों की गैदरिंग है, 200 लोगों की गैदरिंग है। आपको पता होना चाहिए पुलिस का परमिशन क्यों होता है। तो अब तुम सोच लो, तुम कितने बड़े भी आर्टिस्ट हो, वो तुमको अपना गिटार बजाना है ना, इसका परमिशन तुमको पुलिस से लेने का मतलब कि गवर्नमेंट से परमिशन ले रहा हो। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ही आदमी है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सब गवर्नमेंट ही वाले ही हैं, गवर्नमेंट के ही आदमी हैं सब। ठीक है, तो अब सोचो कि जो व्यक्ति म्यूजिक प्ले कर रहा है, वो वहां म्यूजिक प्ले करेगा कि नहीं प्ले करेगा, ये वो लोग डिसाइड करते हैं जो पावर ऑफ पॉलिटी कंट्रोल कर रहे हैं, कि तुम वहां म्यूजिक प्ले करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो पॉलिटी एक ऐसा चीज है ना कि इस सब्जेक्ट की सबसे कमाल की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट डे टू डे बेसिस पर हो रहा है। आप लोगों को पता होगा पिछले 2.5 साल से रशिया और यूक्रेन दोनों वॉर में हैं अभी तक। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात नहीं पता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता है। जी अलीशा, क्या पता है आपको? एक सेकंड रुकिए। नरगिस, हैंड रेज रखिए, हैंड रखिए। जितने लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता है कुछ, तो वो हैंड रेज रखें।
पहले उन लोगों से बात कर लें, जब पूछा था कि नहीं पता है तब क्यों नहीं उठाया था उन्होंने। हाँ नरगिस, वेलकम टू सफीना। हाँ नरगिस। यस सर। हाँ क्या पता है और। सर आपने ना, सर हम्म, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है ओके, तो आपने थोड़ी बहुत हैंड सर क्यों नहीं न्यूज़ रेस किया कि मुझे नहीं देखी है। पता। सर आपने इमीडिएटली फौरन कह दिया कि जिनको पता है वो हैंड रेज कर दो, तो मैं कर ही नहीं अच्छा पाई। तुम करने ही वाली थी, अच्छा रह गई, अच्छा ठीक है। सफीना, सफीना क्विक। यस सर। हाँ सफीना, कुछ सुना है रशिया यूक्रेन यूक्रेन के बारे में, कुछ पता है। यस सर, वो लोग लड़ रहे हैं, मतलब ये आई डू नॉट हैव। हाँ वो लोग मतलब, हाँ उनका नहीं नहीं हिंदी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा बताओ, है। हिंदी ठीक है मेरी, समझ में आता है हमको। हाँ हाँ सर, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो रोक दो। क्यों नहीं रोक दे रही है बताइए। सर ये तो बहुत हिस्टोरिकल सा एक है ना। क्या इसकी हिस्टोरिकल तो बताइए। नीटो से रिलेटेड इसकी पूरी लिनेज है। किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब why, हम्म। मतलब the reasons are geographic and diplomatic why they are हम्म। fighting, और अच्छा। um, हाँ हाँ। क्योंकि यूक्रेन हिस्सा नहीं था है नीटो का, तो इसी सॉरी रशिया नीटो का हिस्सा नहीं है एंड यूक्रेन, वो सब रीजन है ना। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा कोई और, अच्छा माधुरी क्या पता है आपको। Sir, the war has been going on since Feb 2022, हम्म। and Russia has attacked Ukrainian territories. हम्म। And एंड। right now, there is threat of use of nuclear weapons अच्छा। by Russia, हम्म। and the Western countries are supporting Ukraine. So it's kind of a cold war between Western countries supported by कोल्ड तो US कुछ है ही नहीं versus उसमें, वो तो रोज रोज लड़ रहे हैं, कोल्ड कहाँ रह गया वो। पूरा हॉट चल रहा है एकदम। yes, न्यूक्लियर बम पे yes, बात कर रही हो, कह रही हो कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड कहाँ कुछ बचा है, yes, sir. सब तो हॉट ही हॉट है वहाँ पे। Actually, the हम्म। US is not fighting directly. It's अच्छा supporting ठीक है, Ukraine ठीक है माधुरी, and ठीक है, giving military ठीक aid. है, ठीक है क्लास, ठीक है, ठीक है, हैंड ओवर कर लीजिए आप लोग। देखो यार यहाँ पर मुद्दे की बात बस इतनी है छोटी सी, कि देखिए ना पॉलिटी हम लोगों को कैसे कंट्रोल करता है। क्या यूक्रेन और रसिया में लोगों से पूछा गया कि वॉर करना है। क्या रशियन लोगों से पूछा गया या कि किसी यूक्रेनियन से पूछा गया। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ऑलमोस्ट 74-75 ईयर्स के हैं। क्या लगता है कितना और जी सकते हैं, क्या लगता है आप लोगों को। 5 Sir, years, 6 years, 10 to 20 years. मैक्सिमम 10। देखो मैक्सिमम और मिनिमम का नहीं पता, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जिस व्यक्ति का एक टांग कब्र में है, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे कुछ हद तक जेलेंस्की को भी ले लो, जिन लोगों का एक टांग कब्र में है, वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनके देश का 17 साल का युवा क्या करेगा। कभी उससे पूछा भी नहीं गया कि तुमको युद्ध में पार्टिसिपेट करना है। वो तो कोई लड़की देखा था कि वो अच्छी लग रही है, तब तक बम आपके गिर गया। हाँ यस, व्हाट इज रॉन्ग, ही और शी वॉज थिंकिंग अबाउट लिविंग देयर लाइफ। ऐसे थोड़ी नहीं कि तुम आर्मी में पैदा हुए, आर्मी में तुम्हारा रिक्रूटमेंट हुआ तो तुम मरने के लिए वहां पर खड़े हो बॉर्डर पर। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अरे मैं अपने कंट्री की सुरक्षा में हूं, समय आएगा तो मैं सर्वोच्च बलिदान भी दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई कोई बंदूक खोले तो सीना लगा दोगे आगे, हाँ सर्वोच्च बलिदान देने में आगे एकदम खड़ा हूं। ये तो बेतुकी बात हो गई ना। तो क्या रशिया या यूक्रेन के लोगों से पूछा गया है कभी। वो लोग ऊपर के लोग, जब ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉलिटी टेबल पर सेटल नहीं हो पाती है तो वॉर होता है। तो जो बातें हैं वो लोग टेबल पर नहीं सेटल किए हैं। और कौन लोग नहीं सेटल किए हैं, ये तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, और इन्होंने 20 साल 25 साल के लड़के का तकदीर लिख दिया। ठीक है, वो कहाँ डेट पर जाने के लिए सोच रहा था, उसको एक डेट दे दिया गया, भैया इस दिन आओ वार पे।
ठीक है, मतलब ये सोचिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो वहाँ भी लोग मस्त थे, अपना खा पी जी रहे थे। मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको नहीं है तो आपका फैसला वो लोग लेंगे जो उसी चीज़ की काबिलियत नहीं रखते हैं। तुम बोलोगे कि मेरी सगाई हो गई है, शादी के समय, वो क्या कहेंगे, अरे द कंट्रीज एट रिस्क, वॉर का टाइम है और तुम भाग रहे हो, तुम नेशनलिस्ट नहीं हो क्या, वो ये बात कहेंगे। खुद अपना जितना करना था कर चुके हैं, ठीक है, खुद अपने जीवन में जितना मोह उन्हें भोगना था उन्होंने भोग लिया है। लेकिन आपके केस में बता देंगे कि अरे तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम जो है कह रहे हो कि हमको डेट पर जाना है। तो अगर आप जो भी मतलब कंट्री के नागरिक हैं वो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो होगा क्या ना, एक समय के बाद पॉलिटिक्स में ऐसे लोग ऊपर पहुंच जाएंगे जो वहाँ पर डिजर्विंग हो या ना हो। तो अगर नॉन डिजर्विंग पहुंच गए हैं तो उसके लिए भी लोग ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर लोगों को वोट दे के नेता को चुनना है, वहाँ अगर नेता खराब है तो नेता से ज़्यादा लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि पॉलिटी में जो भी लीडर्स हैं वो बेसिकली कौन है, वो हमारे समाज का ही प्रतिबिंब है, हमारा ही इमेज है। वो समाज में जिस तरह के लोग सोचते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो उनका एक सबका समझ लो एक कॉमन फेज है। तो फिर पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग ही पावर में आते हैं। तो इसीलिए जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो हमको इस बात पर बहुत क्लैरिटी रखना चाहिए कि हमको क्या, कैसे, क्यों, क्या चल रहा है, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट हमारे लाइफ में डे टू डे हो रहा है। तो हम अगर उस पर इग्नोरेंट रहेंगे तो नहीं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आप प्राइस उसका पे करोगे। ठीक है, खैर, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, सोना मत बस प्लीज फॉर 10 seconds एंड थिंक अबाउट योर गॉड, जिनको भी आप मानते हो। क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर गॉड। ठीक है, सो जाओगे, वापस आ जाते हैं। निशा, निशा गुप्ता, माइक क्विक, देन वेलकम टू जानवी शर्मा। निशा, निशा गुप्ता, माइक। यस सर। हाँ निशा, क्या देखा, किसको याद किया? सर मैं तो शेरवाली माता को याद किया था। अच्छा ठीक है, ओके, गुड गुड, ठीक है, ओके। अलीशा, यस सर। क्या क्या इमेजिन किया आपने? सर मैंने अल्लाह को याद किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ। देन वेलकम टू शिवानी। यस सर। क्या दिख रहा था आपको? सर मैंने तो भोले बाबा को याद किया। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। चल ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, वापस से फिर आंख बंद करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड के लिए सोना मत यार, वापस से जो बोल रहा हूँ फिर से याद करिए। ठीक है, क्लोज योर आइज। अब इस बार ना देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, ये सब इमेजिन करो और देश की पॉलिटिकल व्यवस्था को देखो। जो भी पॉलिटिकल लीडर वगैरह जो कुछ भी तुमको दिखते हैं, जो भी देश की व्यवस्था में तुमको दिखता है, जो भी देश में पॉलिटी में तुमको दिखता है, तो मैं बस मामूली सा बात आपसे यही पूछूंगा कि पॉलिटी में आपको क्या दिख रहा है? कोई पॉलिटिशियन, पॉलिटी, क्या मतलब क्या देख रहे थे आप? तो क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट। ओके, आई विल कम टू सदफ। आ जाइए, वापस आ जाइए, सोना नहीं है। देन आई विल कम टू जानवी। हाँ सदफ, कहाँ गई सदफ? हाँ यस सर। हाँ सदफ, क्या देखी? सर आपने गॉड को याद करने के लिए बोला था ना? हाँ, उसके बाद
वापस आ गया था मैं गॉड से। नहीं सर, शायद मैं नेट पर भगवान को याद कर रही अच्छा, थी सर। भगवान को तुम याद कर रही थी। ये सब होते हैं असली भक्त भगवान के, हम लोग पापी टाइप के लोग तुरंत चले आए नेताओं पर। अच्छा देन वेलकम टू एनम। मैंने सुना था कि जो संभल में अभी मस्जिद पे वो चल रहा है और जो 4 लड़कों को मारा गया और मस्जिद पे जो लड़ाई वड़ाई चल रही है मालूम सिर पे गिरा अच्छा है। तुम्हारे दिमाग में तहस नहस चल रहा था, अच्छा ठीक है, ओके, गुड गर्ल। अच्छा अलीशा, आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर सेम, क्योंकि अभी चला था यही चल रहा था। अभी अच्छा हाँ अभी वही है टॉप पर। अच्छा ठीक है, ओके। हिमांशी। हिमांशी आज हाँ जी एक सर। और था। हाँ हिमांशी, क्या चल रहा था आपके माइंड में? क्या सोच रही थी, मतलब सर अभी पॉलिटी में? इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र और झारखंड में, उसके बारे में अच्छा ओके, सोच हाँ रही थी। यस अनम। सर मेरे दिमाग में एक ये भी था कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया गया है उससे रिलेटेड भी, क्योंकि मैं अभी उसी पे ट्रैवल करके आई थी। अच्छा उस पर तो हमको खाली टोल दिखाई देता है और कुछ तो दिखता नहीं हमको। नहीं सर वो, लेकिन उसमें भी काफी हुआ है ना कि 1 लाख करोड़ रुपए लगाए गए हैं। अच्छा तो इससे तो सर इकोनॉमी का। अच्छा इकॉनमी को बूस्ट मिला, अरे ठीक है, इकॉनमी पर हाँ भी आएंगे, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये दिख रहा था आपको। आयशा परवीन। यस सर। हाँ क्या दिख रहा था आपको? सर मुझे तो वही दिख रहा था, अभी संभल की रिसेंट न्यूज जो थी वही दिखा था सिर्फ। अच्छा सिमरन। सर मैंने कल रिसेंट वो देखा था कि अजमेर शरीफ जो है उसमें भी कह रहे हैं कि मंदिर का हो सकता है, तो मेरे दिमाग में ये सब पॉलिटी चल रहा पॉलिटी था कि अच्छा लोग ठीक मंदिर है, मंदिर अच्छा मंदिर मस्जिद कर रहे हैं लोग, अच्छा ठीक है, ओके हाँ फेयर ना। चर्च गुरुद्वारा पे ले आते हैं लोगों को, हाँ यस शिवानी। यस सर। हाँ सर शिवानी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ ना, तो मैंने तो देखा कि दीदी जैसे दिखाई दे यहाँ रही के थी। सिस्टम में बहुत कुछ हाँ है पीएम ममता बनर्जी को लेकर के, तो वो पीएम की सभी सीएम। सीएम सीएम अच्छा सीएम, हाँ चीफ मिनिस्टर का। अच्छा ममता बनर्जी हम्म। दिखाई दी, अच्छा ठीक है। देखो यार, इससे बस मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाह रहा था। देखिए, जब हम स्वयं अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो जब मैं आपसे बोलता हूं कि आप भगवान के बारे में सोचो, तो तुम्हें इस पे बहुत स्पष्ट और क्लैरिटी है कि तुम अपने गॉड को डायरेक्टली देख रहे हो, बिना किसी मीडिएटर के। तुमने बीच में एक बार भी नहीं बोला कि हमको कोई पंडित जी दिख रहे हैं, हमको कोई मौलवी साहब दिख रहे हैं, हमको कोई फलाना मस्जिद दिखाई दे रहा है, हमको कोई फलाना मंदिर दिखाई दे रहा है, किसी ने नहीं बोला। सब डायरेक्ट अपने गॉड को याद कर रहे हैं, डायरेक्ट, बीच में बिना किसी मीडिएटर के। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि पॉलिटी के रिगार्डिंग इमेजिन करो, तब तुम्हें कहाँ यूपी में कौन सी जगह संभल, तुमको वो दिखाई दे रहा है, किसी को एक्सप्रेसवे दिख रहा है, किसी को दीदी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, किसी को भी भारत का संविधान नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप भगवान के बारे में बात कर रहे हो तो उसे सीधा क्लियर है कि गीता कुरान बाइबल की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब देश के बारे में बात कर रहे हैं, तब तुमको संविधान नहीं दिखाई दे रहा, तब तुमको रोज रोज के मचमच दिखाई दे रहा है, तब तुमको बीच के एक तरह से वो सो कॉल्ड जो धर्म के ठेकेदार हैं, किसी भी रिलीजन में हो, कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में आप इमेजिन कर लीजिए, कोई भी पंडित जी, कोई भी मौलवी साहब, कोई भी चर्च के पादरी हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में आप इमेजिन कर लीजिए, हम उनको भगवान तो नहीं मानते ना, हमको तो क्लियर है ना। फिर पॉलिटी में हमारा नज़र संविधान की तरफ क्यों नहीं जाता है? लेकिन जब हमको बहस करना होता है, तू मैं करना होता है, तो हम बोलते हैं संविधान के हिसाब से चलेंगे, जो पॉलिटी कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, कानून सबसे ऊपर है। लेकिन जब सोचने की बात आ रही है तो कानून कहीं से दिमाग में आ ही नहीं रहा है, जितनी उलझुल बातें वो सारा कुछ आ रहा है। देखो यार, बस यही क्लैरिटी हम लोगों को पॉलिटी में डेवलप करना है। क्योंकि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के साथ एक दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि पॉलिटी को लेकर बहुत से पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में पहले ही से हैं, बहुत से पूर्वाग्रह, बहुत से प्रिजुडाइसेस। किसी को पूर्वाग्रह या प्रिजुडाइस का मतलब नहीं पता है, तो मतलब ये हो गया कि बहुत सी ऐसी बातें जो तुम्हारे पास कोई साक्ष्य उक्ष्य नहीं है किसी चीज का, बस ऐसे ही सुना सुनाया चला आ रहा, हाँ हमको ऐसा लगता है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है। जैसे मेरे एक दो दूर के रिलेटिव हैं, मान लो वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा ना,
तो जब से बीजेपी आई उनको हर तरफ हरा 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 हर चीज़ उनको जो है बहुत एकदम खिलता हुआ लहलहाता हुआ विकास ही विकास दिखता है। और कुछ ऐसे लोग हैं, मान लो कोई मेरे रिलेटिव जो कांग्रेस को वोट करते हैं, तो उनको 10 साल से लगातार देश जो है लग रहा है कि सब प्राइवेट हो जाएगा, बिक जाएगा, उनका अलग चश्मा से दिखाई दे रहा है। मतलब वो सब पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई ये नहीं कह रहा है अरे 10 साल 15 साल गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, कुछ उस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, पहले ही से पूर्वाग्रह पे ग्रसित है। कोई इस पार्टी से, कोई उस पार्टी से, कोई इस विचारधारा से, कोई उस विचारधारा से। पॉलिटी पढ़ते समय सबसे बेसिक समस्या हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ ये है कि हमको किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम मानते हो, क्या तुम नहीं मानते हो, डजेंट मैटर। हो सकता है जो तुम पूरा पूरा मानते हो पूरी पूरी बात ही गलत हो। सो मच सो दैट कि अगर आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ कर देखोगे तो आपका पूरा जिंदगी एक कंटेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका होल ऑफ द लाइफ इज अ कंटेंट। अगर आप सिख हो, अगर आप हिंदू हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मुस्लिम हो, तो वो सिर्फ आप इसलिए हो क्योंकि बचपन से वही आपको फीडिंग कराई जा रही है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। इवन इफ यू आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग किसी हिंदू के यहाँ हो जाएगी, आपको बचपन से भी पढ़ा दिया जाएगा, तुमको नहीं बताया जाएगा, तुम हिंदू मानोगे। कोई हिंदू है, कोई सिख है, आपको बैठा दिया गया तो बचपन से वही मानने लगेगा अपने आपको। पता है होल ऑफ द लाइफ इज कंटेंट। सही गलत का बात उसमें नहीं हो रहा है। पॉलिटी में हमको सही गलत का बात करना पड़ेगा तर्क के साथ। ये नहीं कि हमको क्या फील होता है, तुमको क्या फील होता है। तर्क के साथ जब बात को रखोगे तो देश सही डायरेक्शन में जाएगा। यही बात आपको समझ में आना, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो भारत का संविधान है बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां 130 से 40 करोड़ की आबादी है, यहां पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा रिलीजन है, इतने ज़्यादा सेक्ट्स हैं, उसके बाद भी देखोगे कि 75 से 80 साल तक हमारी डेमोक्रेसी स्मूथली ग्रो कर रही है। आप इंडिया के इन एंड अराउंड कोई भी एक देश का एग्जाम्पल आप नहीं दे पाओगे जो स्टेबल रही हो पिछले 75 साल में। हमारा इमीडिएट नेबर आप पाकिस्तान में ले लीजिए, अब तो खैर कंपेयर भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान से। इमीडिएट नेबर पाकिस्तान को ले लीजिए, आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है जो इलेक्ट होके आई हो तो पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट की हो, आज तक। ये सिचुएशन है। नेपाल में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, भूटान में देख लीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस रहा है वहां पे। आप चाइना में देख लीजिए, क्योंकि चाइना में तो भैया इसमें तो कुछ बातें नहीं हो रही है, वहां तो डेमोक्रेसी सबको समझ में नहीं आ रहा है। उनका तो अपना अलग ही लेके चल रहे हैं। तो एक ऐसा कंट्री जहां पर आप फ्रीली ये सब चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, और इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, तो पता है तुम्हें चाहे समझ में आए ना आए, ये सारा डिबेट डिस्कशन इसका स्कोप इसीलिए है क्योंकि हमारा जो संविधान है बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। जो हमारे देश का जो भी पॉलिटी वगैरह बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। और हमको ये समझते वक्त हमको यही बात समझना है कि हमको अपने पूर्वाग्रह, अपने प्रेजुडाइज को पीछे छोड़ना होगा। और वो प्रेजुडाइज पीछे क्यों नहीं छूट पा रहा है? क्योंकि यार हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट हमको इतना ज़्यादा गवर्न करता है कि हमको विधायक सांसद का अंतर नहीं पता है, लेकिन हमको ही पता है कि संभल में क्या चल रहा है। और हकीकत क्या है कि तुमको घंटा नहीं पता संभल में भी क्या चल रहा है। तुमको वहां भी वही पता चल रहा है जो तुमको मीडिया पर दिखाई दे रहा है। और अकेले किनारे में बुला के पूछो कितना मानते हो कि हर चीज मीडिया सही दिखाता है? सर सही तो नहीं दिखाता, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब अब आदमी कहाँ देखेगा। लेकिन सर कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, वहां भी हम अपने समझ के हिसाब से समझते हैं। अगर मीडिया मान लो मेरे नैरेटिव के हिसाब से नहीं भी दिखा रहा है, तो भी वहां जो मेरा समझ होता है, मेरे रिलीजन, मेरे कास्ट, मेरे एथनिसिटी के हिसाब से, वहां भी हम उसी हिसाब से चीज़ों को देख के समझते हैं। ठीक है, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, इसी से हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह आ जाता है, प्रेजुडाइज आ जाता है। ठीक है, हमको इस चीज़ से बचना है पॉलिटी पढ़ते समय। तो बीच बीच में जब भी मैं बात कर रहा था, मैं एक वर्ड यूज कर रहा था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई विल कम टू एनम सैफी। Yes, Anam, kindly read the first line. The basic law and rules of our country is organization. और ऑर्गेनाइजेशन क्या समझ में आ रहा है किसी इससे? देश हाँ, ये हिंदी जो पढ़िए। बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ और रूल्स है हमारी कंट्री के, वो है वो मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी। सॉरी अरे, सॉरी हिंदी में पढ़ लो।
किसी देश से मंत्री का ठीक है, चल ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्लास, सबसे पहला टर्म जो हमको समझना है पॉलिटी में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन कोई ज़रूरी नहीं कि किसी देश का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, किसी भी छोटे देश को रन करने के लिए, किसी भी बड़े देश को रन करने के लिए, किसी भी छोटी कंपनी को रन करने के लिए, किसी भी बहुत बड़ी कंपनी को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहां पर एक नियम कायदा कानून होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी नियम कायदा कानून को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में बोले तो संविधान कहते हैं। तो मान लो किसी देश को चलाने का जो नियम कायदा कानून है, वो उस चीज उस देश का संविधान है, वो उस देश का कानून है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो नियम कायदा कानून है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन का है। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे आगे कॉन्स्टिट्यूशन टर्म आए, तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम देश लेके बैठ जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का भी हो सकता है, जैसे कि विप्रो का अपना अलग नियम हो सकता है, रिलायंस का अपना अलग नियम हो सकता है, राइट। सैलरी, प्रमोशन, छुट्टी का नियम जो टाटा में है, क्या वही रिलायंस में भी है? अलग अलग हो सकता है, मानते हो कि नहीं? अलग अलग हो सकता है। अरे उनकी बात छोड़ो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, डेली बाइट्स वाले मंडे को छुट्टी रखते हैं, आपको पता है? हम लोग को छुट्टी मंडे को होता है। अब शेड्यूल सेट कर रहे थे, मैंने कहा नहीं संडे को नहीं, हम लोग को छुट्टी मंडे को रहेगा। तो मेरे पर मंडे वाला मीम भी नहीं लागू होता है। लोग कहते हैं कि संडे के बाद मंडे के दिन ऐसा ही होगा, ये होगा। मंडे पे देखो बहुत सारे मीम बनते हैं, मेरे पे लागू नहीं होता, मेरी छुट्टी मंडे को है। संडे वाले पे कोई मीम नहीं बनाता, संडे को मेरा वर्क रहता है, तो वीकेंड जैसा मेरे को कुछ फील नहीं होता है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो नियम अलग है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो नियम है, कहीं पर कुछ रिटर्न गाइडलाइन होगा ना, जब जो लोग जॉब करते होंगे तो उनके क्या कहते हैं, जॉब ऑफर लेटर वगैरह में लिखा रहता होगा। तो डेली बाइट्स का जो रूल्स रेगुलेशन है, वो डेली बाइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेली बाइट्स का संविधान है। ठीक है, अपना काम करने का तरीका है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर सूट करता है। उसी तरह कोई देश है, मान लो भारत जैसा बड़ा देश है, भारत जैसे बड़े देश को भी चलाने के लिए कुछ नियम कायदा कानून होगा, तो वही भारत जैसे देश को जो चलाने का नियम कायदा कानून है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई नेपाल जैसा देश है, बहुत छोटा देश है, श्रीलंका जैसा देश है, बहुत छोटा देश है, तो उसको भी चलाने का कोई नियम कायदा कानून होगा। तो वो जो श्रीलंका जैसे देश को चलाने का नियम कायदा कानून होगा, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हमारे देश का है, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो हमारे यहाँ रूल है हो सकता है अलग हो कंपेयर टू किसी और देश के तुलना में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बेसिक लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, जिसपे कोई देश या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। संविधान बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, कानून, लॉ, जिसपे कोई देश काम करता है, वो उस देश का संविधान होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोई भी बेसिक कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ, जिसपे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यस, आई विल कम टू प्रकृति। यस सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है प्रकृति? सर कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक रूल्स या लॉज होते हैं जिस पे वो काम करता है। अच्छा, ओके, गुड। शाजिया? जी सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है शाजिया? सर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करने के लिए उनको एक रूल और रेगुलेशन चाहिए होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा देश जहाँ कोई नियम कायदा कानून ना हो? आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बात कर रही हैं, देश के बारे में तो बात ही नहीं कर रही हैं। ये कंट्री या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो प्लीज़ फिर से एक्सप्लेन करिए मुझे। ओके, सो किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
साजिया, काम करने के लिए नहीं, रन करने के लिए, ओके, रन उस करने के ऑर्गेनाइजेशन को लिए। चलाने के लिए। हाँ, तो प्लीज कम अगेन। हाँ फिर से बोलूं? हाँ जी। ओके। किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रूल और रेगुलेशन की जरूरत होती है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस अब ठीक है? जी, मतलब ओके, विल कम थैंक अप यू। विद द राइट वर्ड्स, ठीक है। उसको रन करने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है। काम करने के लिए क्या, मान लो मैं निकम्मा हूं तो ओके। लेकिन नियम तो सेम लागू हो रहा है ना, रन करने के लिए। नहीं कर रहा हूं तो अलग अलग बात है, ठीक है। हाँ, यस, आयशा, आयशा परवीन। यस सर। हाँ आयशा, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? किस किसी भी देश को चलाने के लिए जो उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं उसकी कोई केवल देश को चलाने के लिए? सदफ खां, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्विक, सदफ। Then I come to Mehreen. यस सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को रन करने के लिए जिन भी लॉज की, रूल्स, रेगुलेशंस की, कायदे कानून की जो नीड होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कहते है, हैं। इरम शेख। यस सर। सर, किसी भी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर मैनर में रन करने के लिए जिन लॉज और रेगुलेशंस की नीड होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गुड, बस इतना बहुत था। ठीक है इरम, गुड, वेरी गुड। ठीक है क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर है ये क्या चीज़ होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब भी कहीं डिबेट डिस्कशन होता है हम लोग क्या कहते हैं, देश संविधान से चलेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एकदम परफेक्ट वे में चलता है। मतलब जो रूल्स रेगुलेशन लगे हुए लिखे हुए रहते हैं वही हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारा उद्देश्य होता है कि हमको इस पे बेसिकली रन करना है, इस गाइडलाइन पर हमको बेसिकली रन करना है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा आगे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में। और तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग सबको क्लियर है। कोई ऐसा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं समझ में आई हो? एनीवन? एनीवन? कोई भी ऐसा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं समझ में आई हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं समझ में आई हो? ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा हम आ जाते हैं वापस से। अलीशा, यस सर। हाँ क्या दिख रहा है आपको? सर ये इंडिया का मैप है। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि ये इंडिया का मैप है। अच्छा, क्या दिख रहा है इंडिया के मैप में? सर मैप है। ये संबल दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहाँ पर है ये बताओ। सर काफी सारी कंट्री है, मतलब यहाँ पे देश वगैरह है। कहाँ है, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। अरे दिखाइए, मेरे को पॉइंट आउट करिए भाई। क्या दिख रहा है मैप में? हाँ सर, इंडिया का मैप दिख रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है मैप में बताइए। देखो क्लास, यही सब बहुत मामूली क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्लास, एक चीज़ आप लोग क्लियर रहिएगा, जब तक मेरा आप लोगों के साथ सेशन कंक्लूड नहीं हो जाता है, मैं कभी भी क्लास में कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, कभी भी। आप देखिए कि मैं बहुत सिंपल, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कभी भी क्लास में मैं कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बहुत ज़्यादा दूर जाके मत सोचिएगा, कभी भी क्लियर रहिएगा कि आदमी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस वही। और कोई भी किसी को भी नोट्स और पेन पेपर लेके मत बैठिए मेरे क्लास में। नोट्स वोट मत बनाइएगा, एक एक लाइन में मार्क कराऊंगा और वो करवाऊंगा। किसी बच्चे को प्लीज़ नोट्स वोट्स नहीं लिखना है मेरे क्लास में, बस चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। हाँ खैर, आई विल कम टू महरीन। महरीन, क्या दिख रहा है? अरे माइक ऑन करो, जल्दी करो। देन आई विल कम टू एनम। महरीन, हाँ। यस सर। सर, इंडिया का मैप शो हो रहा है, उसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर। अब कहाँ रहा वो जम्मू कश्मीर? यस सर। अब कहाँ रहा वो जम्मू कश्मीर? अच्छा सर। सबसे टॉप पर। अच्छा ठीक है। शिवानी, क्या दिख रहा है? सर, इंडिया का मैप दिख रहा है, अरब सागर, हिंद सागर।
अच्छा, इरम क्या दिख रहा है, इरम शेख? सर ये इंडिया का मैप है और इसमें हमारे जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो है, बाकी गुड। ओशियंस है। और दैट्स इट सर। ठीक है, गुड। और और कुछ ऐड करनी है? कुछ और भी दिख रहा है? और एक और कंट्री है श्रीलंका अलग से। अच्छा, और कोई कंट्री है अलग से? नहीं सर, फिर तो वो बिल्कुल इंडिया के अगर ऊपर देखा जाए तो वो चाइना, फिर इधर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर वो आ कोई नहीं जाता है। है। सॉरी, मतलब नॉर्थ साइड में। हाँ हाँ, नॉर्थ साइड में, हाँ ये ठीक है। ये सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ, गुड गुड इरम, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। एनम, एनम तुम सो मत जाना, पहले तो गाल में हाथ डालो, ऐसे मत बैठिए, हाँ सो मत जाइएगा आप। हाँ थोड़ा पीछे होकर बैठिए, हाँ आराम से रिलैक्स रहिए। देखो यार, तो इसमें इंडिया सुनो, के पहली चीज़ ये बात सुनिए, पहले तो इतना सीरियस हो के देखना पड़ना नहीं है। सिंपल सा बात है भैया, मैप में क्या दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है, दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात ही नहीं, आराम से बैठिए। हाँ सर इसमें इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको दिखाया गया है कि वो कितने हैं, और इसमें अरेबियन सी दिखाया गया है, बे ऑफ बंगाल दिखाया गया है, इंडियन ओशन दिखाया गया है, और नॉर्थ का एक वो दे रखा है। ठीक है, और कुछ भी दिखाया गया? नहीं, ठीक ऊपर है, लिखा है इंडियन आउटलाइन, ठीक है, नहीं गुड, आउटलाइन दिखाई देगा। नहीं ठीक है एनम, गुड गुड, ठीक है। देन आई, एक तो ये दिस नेम, बोथ ऑफ दीज नेम, इरम एंड एनम, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये जब भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ तो हाँ वो और लोग भी रिकॉल हो रहे हैं। हाँ, देन आई कम टू प्रकृति, सॉरी प्रकृति, हाँ यस सर। हाँ, आपका नाम प्रकृति है ना? हाँ प्रकृति, हाँ प्रकृति, ये बताओ क्या यस दिख सर, रहा है? प्रकृति, नेचर। हाँ जी जी, हाँ क्या दिख रहा सर है? इंडिया का मैप है, डिफरेंट स्टेट्स डिवाइडेड है, और और क्या दिख रहा है? किसमें दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। जितना ही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्लास। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि इंडिया का मैप दिख रहा है और डिफरेंट स्टेट्स दिख रहे हैं, ये है ना, माइक ऑफ कर लीजिए और हैंड जब काम हो जाए तो लोअर कर लीजिएगा। हाँ हाँ, तो क्या है कि इंडिया का मैप दिख रहा है हम लोगों को, और मैप में डिफरेंट स्टेट्स दिख रहे हैं, ठीक है क्लास, अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं और इंडिया का मैप दिख रहा है। तो जब कोई बोलता है कि व्हाट इज स्टेट, लड़की नहीं, मतलब स्टेट पर ध्यान दीजिए यार। ऐसे ही मैं बना रहा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सर्च कर दिया है एनी गर्ल विद ब्लॉन्ड हेयर, मैंने इसी को लगा दिया, मैंने कहा ठीक है यही सही है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टेट, दो आई डोंट थिंक ये स्टेट के बारे में सोच रही है, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं कि व्हाट इज स्टेट। ठीक है, तो क्या स्टेट के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में ये आ रहा है जो अभी दिख रहा था कि इंडिया का मैप और बहुत सारे स्टेट हैं, यही आ रहा है दिमाग में मोस्ट प्रोबेबली कुछ हद तक? अरे यस नो क्लास, माइक ऑन करके बोलिए यस और नो। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, जब स्टेट बोला जा रहा है तो हमको ये दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अब वापस से फिर देखते हैं कि भाई भारत को लेकर अगर स्टेट वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है सर, हाँ हाँ, यस अब्दुल, यस प्लीज, आप अपना कैमरा ऑन रखिए, आप बोल रहे थोड़ी देर में ऑन करेंगे। ओके सर। सर पहला तो ये है कि मतलब एक एरिया दिख रहा है ज्योग्राफिकल, दूसरा खुद की गवर्नमेंट भी दिख रही है। अच्छा, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, हाँ आगे। कैसे पॉपुलेशन, नहीं वो भी नहीं दिख रहा मेरे को बस नक्शा दिखाई दे रहा है भाई, पॉपुलेशन वगैरह कहाँ है? दिख रहा नहीं, मतलब मैं स्टेट इस पॉपुलेशन में मैं कहाँ हूँ? कहीं दिख रहा हूँ क्या? मैं नहीं हूँ। अच्छा सर, स्टेट को मैं डिफाइन कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सही, ठीक है अब्दुल, ठीक है, मतलब वो मेजरली आप लोग समझ गए ना, भारत का मैप दिख रहा है और स्टेट दिख रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, ठीक है अब्दुल, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो यार क्लास, यहाँ पर बस यही बात समझिएगा, ये जो आपको स्टेट को लेकर डेफिनेशन पता है ना, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, जो आपको पता है वो सही पता है। बस इसी में ना जो ये स्टेट वर्ड है ना, इसमें एक से नहीं है ना, बस ठीक है, हाँ,
इसी में जो स्टेट वर्ड है ना, इसको लेकर आप एक मीनिंग और जोड़ लीजिए, ठीक है, कि स्टेट वर्ड का क्या मतलब होता है। ये सर बताओ क्या बताना चाह रही हैं। माइक पॉलिटिकल साइंस में किसी कंट्री को भी स्टेट कहा जाता है। गुड, ठीक है। पॉइंट क्या है कि स्टेट का मतलब क्या है कि भूमि का एक भाग, लैंड का एक एरिया, ठीक है, भूमि का एक भाग, लैंड का एक एरिया, जिसका अपना एक नियम कायदा कानून होता है, जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली। अरे अपना नियम कायदा कानून होता है मतलब क्या, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो भूमि का एक भाग जिसका अपना एक नियम कायदा कानून हो, उसको भी आप स्टेट कहते हो। भूमि का एक भाग जिसका अपना एक अलग नियम कायदा कानून हो, उसको आप स्टेट कहते हो। यह भी स्टेट का डेफिनेशन है। ओके, आई विल कम टू नरगिस। शी वॉज ब्यूटिफुल एक्चुअली। नरगिस अली, यहां पर मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, नॉट दैट एक्ट्रेस नरगिस। हाँ, नरगिस, जानवी। नरगिस, जब मैं कॉल करूंगा तो अचानक ही कॉल करूंगा, तुम अपना एंटीना ऑन रखो यार, कि सर अचानक से आप बुला रहे हैं। चिट्ठी भेज के थोड़ी ना बुलाऊंगा। हाँ हाँ, तो ये मैप देखो क्या, अभी मैंने स्टेट का डेफिनेशन में क्या बोला, भूमि का एक भाग, लैंड का एक एरिया जिसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन हो, ठीक है, जिसका अपना एक नियम कायदा कानून हो, ठीक है। तो नरगिस मैंने क्या बोला स्टेट का डेफिनेशन? सर आपने बोला कि कोई भी ऐसा भाग इंडिया का जिसका अपना इंडिया का नहीं बोला है मैंने बोला भूमि का भाग, लैंड का भाग। ओके सर, हाँ, फिर भूमि से का शुरू करिए। कोई भी हाँ, ऐसा भाग, ओके सर, भूमि का कोई भी भाग वहाँ पर अपनी रूल रेगुलेशन है, तो उसको भी एक तरीके से स्टेट ही कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये तुमको पता है नेपाल एक अलग देश है, क्या तुम्हें बात पता है? यस सर, मुझे पता है कि नेपाल एक अलग देश है। ओके, गुड गर्ल। तो अब ये बताओ, ये क्या ये भूमि का एक भाग भी है? यस सर। तो क्या मैं नेपाल को स्टेट बोलूँ फिर तुम्हारे हिसाब से? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, कुछ एरिया है नॉर्थ के, जैसे सात पहने के नियम कहा जाता है हिमालय में, तो वो मतलब वहाँ पे अपने उनके ये नहीं, डोंट बीट अराउंड द बुश। ये बताइए कि ये जो नेपाल है, इसको मैं स्टेट के तौर पे रेफर कर सकता हूँ? हाँ सर, नेपाल तो स्टेट है ही। इंडिया का वो एक कंट्री है, लेकिन वो एक स्टेट भी है। अच्छा, कैसे? सर वो एक कंट्री है, लेकिन हाँ, मान लिए सही कह रही हैं, मान लिए। हाँ, आप बताइए कैसे, क्यों? सर आपने कहा ना कि भूमि का कोई भी भाग जो वहाँ पे अपने रूल रेगुलेशन हो, तो वो एक तरीके से स्टेट ही है। अच्छा, ठीक है, ओके, गुड। चलिए ठीक है, मान लिए मैंने ये कहा तो आप ऐसा कह रही हैं। अच्छा ठीक है, ओके। जानवी, हाँ जी सर। ये पाकिस्तान एक अलग देश है, तुमको पता है? हाँ जी। क्या इसको एक स्टेट कह सकती हो? नहीं। नहीं कह सकती हो? अच्छा, क्यों नहीं कह सकती हो? क्योंकि वो कंट्री है, अच्छा, क्योंकि कंट्री और स्टेट अलग होते हैं। कंट्री और स्टेट अलग होते हैं। अच्छा, ओके। अभी स्टेट का क्या डेफिनेशन मैंने बताया? भूमि का एक नियमित भाग जिसके खुद के नियम और कानून होते हैं। ठीक है। क्या पाकिस्तान भूमि का एक भाग है? हाँ है, लेकिन वो काफी सारे राज्यों से मिलकर बना है, वो अकेला एक राज्य नहीं है। क्या पाकिस्तान भूमि का एक भाग है? हाँ। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अपने खुद के नियम कायदा कानून है? हाँ। तो अभी नरगिस ने बोला ना सर कि जितना आप बताए उस हिसाब से तो स्टेट है वो भी। तो तुम क्यों बता रही हो उसके अंदर बहुत सारे और भी छोटे मोटे स्टेट हैं? आप तो कल को चली आओगी सर, उसके अंदर बहुत सारे जिला हैं, बहुत सारे मोहल्ला हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे तालुका है, तो मैं कहाँ तक सॉर्ट आउट करूंगा? सर घर के अंदर आके सर बहुत सारे कमरे हैं, कमरे में आ जाओगी, कहोगी सर बहुत सारे चौगद्दी हैं, इस कॉर्नर में सर उस कॉर्नर बैठे हैं, उसका नॉर्थ की मेरा नॉर्थ, उसका साउथ की मेरा साउथ, उसका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट, तो फिर तो हम यही करते रह जाएंगे।
तो सर हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे अगर हमें एग्जाम में उसे स्टेट लेना है या कंट्री लेना है? हमको क्या पता कैसे डिफाइन करेंगे, मैं तो बस बता रहा हूँ कि स्टेट का मतलब ये होता है कि भूमि का एक भाग जिसका अपना एक नियम कायदा कानून हो। तो मैंने तुमसे पूछा कि उस डेफिनेशन पे क्या पाकिस्तान को एक स्टेट कह सकते हैं? अच्छा अच्छा ओके। अच्छा ठीक है, देन आई कम टू अब्दुल देन माधुरी। अब्दुल। सर 1 मिनट में बता रहा हूँ सर, खा रहा हूँ कुछ। भाई अच्छा ठीक है, चलिए अभी आप पहला दिन है, इग्नोर। टीम के लोगों ने बोला सर कुछ बोलिएगा, बच्चे हैं। अच्छा हाँ, यस माधुरी। Sir, there is little difference between nation state and nation इतना नहीं state. पता है हमको, Sir, ये this, बताओ क्या मैं इसको स्टेट कह सकता हूँ? इतना अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। हाँ, इसको स्टेट कह सकता हूँ मैं? yeah, yes sir. क्यों? सर स्टेट को सर हम लोग बोलते हैं लाइक उसका एक पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, जियोग्राफिकल टेरिटरी, डिफाइंड गवर्नमेंट, देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ स्टेट। ठीक सर है, जब नेशन स्टेट बोलते हैं तो सर उसको एक कल्चरल डोमेन में हम स्टडी करते हैं, और जब स्टेट बोलते हैं तो एक पॉलिटिकल डोमेन में उसको स्टडी करते हैं। यार तुम लोग तो काफ़ी पढ़ा लिखा बैच आया है। अच्छा मैं बैच वन वालों से कह रहा था ये बात कि बैच टू में ज़्यादा बच्चे अच्छे आते हैं हर साल, मैंने देखा है। तो लोग पढ़े लिखे लोग इतना कुछ बता रहे हो, इतना जानना नहीं था मेरे को मेरा बस मामूली सा कंसर्न है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में हमको जाना ही नहीं। मतलब मेरे को उतना समझ में नहीं आता भाई, जो आप बता रही थी आप सही बता रही थी, लेकिन ये मेरे को पता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भूमि का कोई भी भाग, मान लो बड़ा सा ग्लोब है, कोई सा भी भूमि का एक भाग आप ले लोगे, उसका अगर अपना एक अलग नियम कायदा और कानून है, रूल्स रेगुलेशन है जिस पे भूमि का भाग वर्क करता है, तो बेसिकली उसको एक स्टेट के तौर पर हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जानवी। हाँ यस माधुरी, हाँ बताइए। सर बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए ना, टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। अब ऐसे तो पाकिस्तान कहता है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो क्या करोगी? हाँ सर, पाकिस्तान तो नहीं, लाइक यूएन वगैरह, अगर वो लोग जब तक नहीं बोले। वो कौन होते हैं बोलने वाले? हम नहीं मानते उनको। ठीक है, वो सब तो कह रहे हैं न्यूक्लियर बम नहीं निकालना है, और वो जिनको जैसे मन कर रहा है वैसे यूज कर रहे हैं सब। तो जिन लोगों ने बनाया है वही नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहे हो बिना वजह। ठीक है, हाँ यस जानवी। जानवी देखो, तुमने बोला कि सर इसके अंदर बहुत सारे स्टेट, अरे होंगे, ठीक है। तो मैं किसी को बोलता हूँ कि और बेटा कैसे हो, तो इसका मतलब भी थोड़ी ना हुआ कि जो है मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो ये भी कंफर्म करने की जरूरत है कि शादी हुई है कि नहीं। हो सकता है मैं अपने दोस्त को ही बोल दूँ और बेटा बहुत मौज आ रहा है तुम्हारी, इसका मतलब थोड़ी मेरा बेटा हो गया। तो ऐसे ही स्टेट वर्ड भी है, वो स्टेट वर्ड किस रेफरेंस में मैं यूज कर रहा हूँ। मैं किसी को बेटा बोल रहा हूँ तो किस रेफरेंस से बात को कह रहा हूँ। यहाँ पर मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जब तुमसे मैं स्टेट वर्ड यूज करूँ तो तुमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब सर कह रहे हैं कि भूमि का एक भाग जिसका अपना एक नियम कायदा कानून हो, तो क्या बांग्लादेश एक भूमि का भाग है? तो क्या इसका अपना एक नियम कायदा कानून है? तो क्या उसको मैं स्टेट बोल सकता हूं उस डेफिनेशन से? हाँ, तो जब बोल सकते हैं तो बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंडिया भूमि का एक भाग है? हाँ जी। अगर इंडिया भूमि का भाग है तो क्या मैं इंडिया को एक स्टेट बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम इंडिया के अंदर बहुत सारा स्टेट देख रही हो, लेकिन ये भी ध्यान देना इंडिया को भी एज अ स्टेट हम रेफर कर सकते हैं, एज अ नेशन स्टेट के तौर पर हम रेफर कर सकते हैं। देखिए बात समझिए, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, कल को आप कोई भी पॉलिटी का किताब खुद से पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी बड़ी पॉलिटी की बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ स्टेट वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। लेकिन 90% बच्चे क्या करते हैं, इट इज़ अ नेशन स्टेट, और ये वो तुमको लगता है अच्छा नेशन है, बहुत सारा स्टेट है, सोच के निकल जाते हैं आगे। मतलब दिमाग में मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं वो वहां पर जो स्टेट वर्ड रेफर कर रहा है ना, वो अलग तरह से रेफर कर रहा है। ठीक है, वो स्टेट वर्ड से रेफर करने का मतलब कि लैंड का एक एरिया जिसका अपना एक नियम कायदा कानून है। ठीक है, अब जानवी अगर तुम्हारी बात पर आ जाए, देखो तुम अपना डेफिनेशन देखो, उसमें दिक्कत कहां पे आएगी। पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट है, सेपरेट कंट्री है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। माइक अब ये बताओ
कल को पाकिस्तान का कुछ एरिया हम लोग वापस मिला लें अपने में, तो वो एरिया तभी पाकिस्तान का रहेगा? नहीं, तो वहां पर किसका कानून लागू होगा, इंडिया का कि पाकिस्तान का? इंडिया का। इंडिया का। तो तुमको नहीं लगता कि जिस एरिया को इंडिया ने वापस से मिला लिया, मान लो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, मान लो खैबर पख्तूनवा को भारत ने इंडिया में मिला, मतलब भारत ने जो है खैबर पख्तूनवा को मिला लिया, ठीक है? तो खैबर पख्तूनवा में किसके नियम लागू होंगे? इंडिया के। तो क्या वो एक भूमि का भाग है? हाँ। क्या वहां पर आज भी अब वही नियम कायदा कानून है जो कुछ समय पहले थे? नहीं। अब तो इंडिया वाला लागू हो रहा है। हाँ। तो तुम्हारे हिसाब से तो ऐसे स्टेट और कंट्री डिवाइड करने लगेंगे तो हर जगह से दिक्कत पैदा होगा। तो जब मैं कहता हूं, अब इमेजिन करो, चाइना में अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है तो बस इतना समझ लो कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है? सुनी होगी मोटी मोटा कभी ऊपर ऊपर से। तो कल को अगर हम लोग चाइना के किसी एरिया को इंडिया में मिला लेते हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया पर जिस एरिया को इंडिया ने मिला लिया अपने में, क्या वहां पर डेमोक्रेसी लागू होगा जैसे इंडिया में होता है? होगा। तो तुमको नहीं लगता है कि उस एरिया का कानून चेंज हो गया जैसे इंडिया में मिल गया वो एरिया? तो जो एरिया पहले कम्युनिस्ट स्टेट था, तुमको नहीं लग रहा कि अब डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया? हो गया। तो जब मैं कम्युनिस्ट स्टेट की जगह डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब रख रहा हूं, वर्ड रख रहा हूं, तो उससे क्या मतलब निकल रहा है? कि कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब कि उस भूमि का भाग को चलाने का जो नियम कायदा कानून था वो कम्युनिस्ट स्टाइल का था। अब हमने मिला लिया डेमोक्रेटिक स्टेट में बोल रहा हूं, तो मतलब तुम लोग समझ लो कि डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, चुनाव होता है, लोग वोट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक स्टेट से हमको क्लियर हो गया कि वो भूमि के भाग में क्या है, जो नियम कायदा कानून है डेमोक्रेसी वाला लागू होता है। तो बेसिकली वो जो स्टेट वर्ड है उसको मैंने अलग काम के लिए यूज किया, कि डेमोक्रेटिक स्टेट है कि कम्युनिस्ट स्टेट है कि सोशलिस्ट स्टेट है कि कैपिटलिस्ट स्टेट है। कैपिटलिस्ट स्टेट है तो मतलब क्या निकालती हो तुम वहां पे? पूंजीवादी, मतलब ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइज। ठीक है, गुड। लेकिन स्टेट मैं बोल रहा हूं कम्युनिस्ट स्टेट है तो मतलब कि वो जो लैंड एरिया है जहां पर नियम कायदा कानून है वहां पर पूंजीवाद जो प्राथमिकता में है। अच्छा। ठीक है। जैसे इंडिया क्या कहता है कि सेकुलर स्टेट है, मतलब कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है भाई, हमारे स्टेट का रिलीजन इस्लाम है। तो इंडिया कहता है कि सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट है मतलब क्या? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को मानने वाला। नहीं, सेकुलर स्टेट का मतलब होगा कि भारत का जो भूमि भाग है वहां पर स्टेट का जो राज्य है, जो सरकार है, उसे कोई रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को। ठीक है। कहने का मतलब है कि कल को पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा भी इंडिया में मिला गई तो वो भी सेकुलर स्टेट हो गया। वो भी सेकुलर हो जाएगा। तो जब सेकुलर स्टेट बोला जा रहा है तो मतलब कि इस स्टेट में जो नियम कायदा कानून लागू होता है वही वहां भी लागू हो जाएगा। तो भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको स्टेट वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो तुम स्टेट का डेफिनेशन जान रहे हो गलत नहीं जान रहे हो, लेकिन उसका और भी बहुत सारा मतलब है। ठीक है, वो दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ में नहीं आई हो? माधुरी, इस चीज पे मुझे 11th क्लास से डाउट था, मुझे आज क्लियर हुआ है। हाँ, बेसिकली बहुत बेसिक डाउट होते हैं। मैं बोला ना, बच्चा रीड करता निकल जाता है। में चैप्टर भी है हमारे क्रिएशन कंट्री करके। हाँ, वहां पर ये बात क्लियर किया जाता है। क्लियर भी हुआ था। जैसे किसी ने जब डेफिनेशन दिया था, माधुरी ने या किसने, तो उसने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था। लेकिन दैट डेफिनेशन वाज टू बुकिश एक्चुअली, बताऊं, उसने बहुत बुकिश डेफिनेशन दिया था, लेकिन हाँ उसने एक्सप्लेन किया था। हाँ एनम, कुछ कह रही हैं आप? सर, जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ती थी एम लक्ष्मीकांत की, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन थी। तो मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने मास्टर्स करी पॉलिटिकल में, मैंने उनसे पूछा जब मुझे इसका पता लगा कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कंट्री को स्टेट कहा जाता है। देखो बेसिकली इस बात को आपको समझना है यार। ये ना न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत आर्टिकल इजीली छपता है। जैसे कि देखोगे लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न स्टेट्स ऐसा कह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कह रहे हैं,
तो बेसिकली कहने का मतलब है कि स्टेट मतलब कि भैया वो जो भूमि का भाग है उसका अपना कुछ नियम कायदा कानून होगा, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। ठीक है, कोई कह दे कि इस्लामिक स्टेट है, मतलब कि वहां पर जो भूमि के जो नियम है ना, आप अपना माइक ऑफ रखेंगी, जरूरत पड़ने पर ही ऑन करेंगी, ठीक है, वरना मैं मतलब यहाँ से म्यूट करूंगा तो फिर ऑन नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जैसे मान लो कोई कहेगा इस्लामिक स्टेट है, तो मतलब कि स्टेट मतलब कि वो जो लैंड एरिया होगा फिर वहां पर वो रूल लागू हो रहा है जो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से जो कुछ भी लागू होता हो। ठीक है, तो इसीलिए जब स्टेट वर्ड रेफर किया जाता है तो मतलब उस पर्टिकुलर लैंड पर एक तरह का नियम कायदा कानून लागू होता होगा। जैसे पूरे इंडिया में एक अलग तरह का नियम कायदा कानून लागू होता है, जो चाइना में होता है उससे अलग है, जो पाकिस्तान में होता है इंडिया में उससे अलग है। ठीक है, तो हम इसको एज ए स्टेट भी रेफर कर सकते हैं। बेसिकली वो कंट्री के ही रिगार्डिंग बात हो रहा है, एक सॉवरेन कंट्री के बारे में बात हो रहा है, एक जो वहां पर अलग एक तरह का नियम कायदा कानून के बारे में बात हो रहा है। तो बेसिकली स्टेट का ये भी मतलब होता है, बस आप अपने माइंड में रखिए। वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कभी खुद से किताब उठाए और तुम्हारी चेतना जागृत हो गई कि हम पॉलिटी समझें, तो चाहे एनसीईआरटी खोल लो, चाहे लक्ष्मीकांत खोल लो, बहुत फ्रीक्वेंटली स्टेट वर्ड यूज़ देखने के लिए मिलता है। चाहे न्यूज़पेपर देख लो, तो आप आज तक इग्नोरेंट थे, जैसे नेशनल एंथम, प्रेयर, ये सारी चीज़ों को लेकर थे, तो ऐसे इस पर भी हो सकते हो, लेकिन नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो जो आप स्टेट को लेकर समझ रहे थे गलत नहीं समझ रहे थे, बस उसमें आगे जो और समझना था उसको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो अब उसी को स्टेट को डिफाइन करने का अलग अलग तरीका हो गया। क्या अलग अलग तरीका हो गया? कुछ नहीं यार, बस ये कहा जा रहा है कि वो फलाना लैंड एरिया वहां पर कुछ अलग नियम लागू होता है, वो फलाना लैंड एरिया वहां पर कुछ अलग नियम लागू होता है, तो वो अपने आप को अलग तरीके का स्टेट रेफर कर रहा है, ये अपने आप को अलग तरीके का स्टेट रेफर कर रहा है। ये कह रहा है हम सेकुलर स्टेट हैं, वो कह रहा है डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो कह रहा है इस्लामिक स्टेट है, वो कह रहा है कम्युनिस्ट स्टेट है। ठीक है, बेसिकली ये सब क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है ऑलिगैरिक स्टेट है। वो सब क्या कह रहे हैं जानते हो? कि ये जो लैंड एरिया है यहाँ पर इस मॉडल का नियम कायदा कानून लगता है, बेसिकली एक तरह का। कहीं पर राजा महाराजा वाला लग रहा है, कहीं पर डेमोक्रेसी वाला लग रहा है, कहीं पर कम्युनिज्म वाला लग रहा है। तो बेसिकली लैंड एरिया के रिगार्डिंग बात हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, वो सब एक लैंड एरिया ही तो है। एक वर्ल्ड का जो पूरा ग्लोब है, पूरा एक भूमि का जो हिस्सा है पूरे दुनिया में, उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान है, एक हिस्सा इंडिया है, एक हिस्सा नेपाल है, एक हिस्सा भूटान है। सब जगह पर अलग अलग तरह का नियम कायदा लागू होता है। ठीक है, तो सबको हम एज ए स्टेट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सबको आप एज ए स्टेट रेफर कर सकते हो, और जो आप जान रहे थे वो गलत नहीं जान रहे थे, वो जानते रहिए, उसको फ्लश आउट नहीं करना है अभी। डन है? तो कोई ऐसा जिसको इस पर डाउट रह गया स्टेट वाले वर्ड पर? प्रकृति कुछ डाउट है? दिलकश खां। सर मेरा ये डाउट है कि हम लोग ऑफिशियली स्टेट्स बोल सकते हैं कंट्रीज को भी, तो फिर जो इंडिया ने ऐसे कंट्री और स्टेट्स का डिवीजन है वो क्या मतलब अनऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं, उसको भी स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट का वहां भी दूसरा रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहा है। अच्छा, मतलब स्टेट का ही हाँ, डिफरेंट यूज हो सकता हो है। सकता है, और क्या। ऐसे थोड़ी ना कि गुड्डू और बबलू बोल रहे हैं तो हमेशा मिर्जापुर में ही दिखाई देंगे हमको। मेरे मोहल्ले में बहुत सारे गुड्डू बबलू घूम रहे हैं, ओके, तो क्या वो उनका नाम भी गुड्डू बबलू है? राइट। ठीक है, मैंने तो शुरुआत में तुमको एग्जांपल दिया था कि मैं मनमोहन सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारी गलती, तुम्हारे दिमाग में केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह आ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तुम्हारी गलती, तुम्हारे दिमाग में केवल वो आ रहे हैं। डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या, उसी नाम से कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। अब कोई अभिलाष सिंह बोले तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे दिमाग में केवल मैं आ रहा हूँ, और भी कोई हो सकता है अभिलाष सिंह हो। फेसबुक पे सर्च कर लो, फेसबुक पे कोई नाम सर्च कर लो, 50 आदमी मिल जाएंगे उस नाम से। ठीक है, तो वही सही स्टेट वर्ड है भैया। हाँ, जो तुम स्टेट समझ रहे हो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, तो मैंने कब कहा कि नहीं है? लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, इंडिया को एज अ कंट्री को भी स्टेट कह सकते हो कि नेशन स्टेट है, उसको भी कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ, तो इस पे किसी और को कुछ डाउट? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज क्विक, माइक ऑन करिए जरा। देखो बता, सो गया लड़का। ये ल्यूमैन कौन है? आपका क्या नाम था? ल्यूमैन? सर काजल। काजल।
मतलब क्या करें, कैसे नाम वाम बदलेंगे अपना? सर कल से ना मेरा अपने फोन से ही होगा, अच्छा तो उसमें काजल ही शो होगा, बस आज अच्छा के लिए इस पे शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो काजल, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके। मानसी? सर। हाँ मानसी, यस प्लीज। हाँ जी सर, समझ आ गया। अच्छा, समझ आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा देखो क्लास, एक चीज़ आप लोग क्लियर रहिएगा। बचपन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब टीचर पढ़ाते थे कहते थे तुमको ना समझ में आए, एक नहीं 100 बार पूछो मेरे से, और दूसरी बार जब पूछते थे तो वो आ जाते थे अपने औकात पर। और ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि न समझ में आया तो एक नहीं 100 बार पूछो, ठीक है। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा कि अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया है, आप 5-7 बार भी पूछोगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। और बस आप कोशिश करिएगा, अच्छा ठीक है, समझना है। एंड एक बात से और निश्चिंत रहिएगा, कभी भी पढ़ाते समय अगर मैं 5 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं हर बार नए तरीके से ट्राई करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं झुझला जाऊँ, कुछ ये हो जाए, कुछ वो, ये सब नहीं। अब कोई अलग से आके पूछ दे कि सर CUET के एग्ज़ाम के साथ एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो बस मेरी मजबूरी है कि यहाँ क्लास है तो शब्दों को कंट्रोल करके बोलना है। नहीं तो मान लो ऑफिस में बैठा रहता तो बाल्टी में पानी भर के मुंह डुबा के जो है वो थोड़ा हिला के कहते बेटा जाओ तुम, तो अब ये कर नहीं सकते हैं। बस ये यहाँ पर मैं फायर हो जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बेतुकी बात है, ठीक है। कुछ लोग जैसे इवनिंग मीट में किसी ने पूछा था ना, एक बच्चे ने अभी आज कि CUET का एग्ज़ाम अच्छा सर एक बार दिए नहीं हुआ तो हमने कहा 2026 में देना, तो 26 में देना पड़ेगा। मतलब क्या ओपन सेशन है तो कुछ भी पूछोगे कि इस बार वाला नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? अबे तो क्या करोगे, ईयर ड्रॉप हो जाएगा, फेल हो गया, और क्या, और थोड़ी ज़्यादा कुछ होता है, और क्या होता है। तो वो चीज़ मेरे को ट्रिगर करता है बस। बाकी क्लास में पढ़ते समय आप एकदम निश्चिंत रहिए, जो आपको लगे, जो भी उल जलूल क्वेश्चन के उसके रिगार्डिंग नहीं पता था और क्या ये ऐसा भी होता है क्या, फील फ्री टू डिस्कस, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा इस मामले में। वैसे मैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, आप इस मामले में आप धोखा नहीं खाएंगे कि मैंने बोला कि एक नहीं 100 बार पूछो और तुमने दूसरी बार पूछा टीचर फायर हो गए, पढ़ाते समय नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन ये पूछोगे कि सर वो जामिया का पेपर CUET से होता है क्या, तो मुझे लगे भाई, और बैच में रहेगा मुझे लगे यार पैसा दे के आया है, बहुत बहुत बड़ा बकलोल है कि मेरी कद्र ना करो, अपने 5-6 हज़ार की तो कद्र करो, ठीक है। इसलिए बस मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे बुरा लगता है ये लेके, बताइए हार्ड अर्न मनी एंड, ठीक है। एक तो आप ऑलरेडी बहुत सोच के दिए हो, पता नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, और उसमें तुम उसको खुद ही जो है गवा रहे हो, तो आई रियली एज ए टीचर आई फील बैड। खैर चलिए, तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिएगा, कोई भी असर है तो कि किसी को स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पता है पढ़ने के लिए ना हमको बस बेसिक बेसिक बातें समझनी होती हैं। कोई भी बंदा सेलेक्ट तभी होगा जब वो खुद किताब उठाएगा और खुद पढ़ेगा। हम लोगों को क्या करना है, अपना बेसिक क्लियर करना है, और जैसे ही तुम कोई भी चीज़ रीड करोगे ना, तुम्हारा एंटीना फटाक से कैच करेगा क्या यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप उसको ठीक से कैच नहीं कर पाओगे। मतलब रीड करोगे तो सेल्फ से कैच नहीं कर पाओगे, और जानते हो जब कैच नहीं कर पाते हो तो होता क्या है यार, इंटरेस्ट लूज हो जाता है पढ़ते समय। समझ में आता है तो फिर पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है इंटरेस्ट लूज होने लगता है, ठीक है। चलिए खैर, तो आज के दिन का एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक, क्योंकि मैं क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा, एंड क्योंकि अभी 2-4 महान शख्सियत होंगी जो आएंगी बताएंगे सर पहला दिन था ना तो सर इंटरनेट पर डेटा नहीं चार्ज था पूरा, सर पहला दिन था ना तो सर क्लास था हमको भूल गया था। तो इसीलिए पहला लेक्चर थोड़ा सा मैं सिंपल सॉर्टेड और छोटा ही रखूँगा। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो और आप लोगों को समझ लेना चाहिए, देखो क्लास, जब भारत आज़ाद हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि इंडिया को, हाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ये सब नहीं पता है क्या है क्यों है?
अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है, एकदम क्लियर है कि सब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सब क्या है? हिमांशी आपको नहीं क्लियर है? जानवी आपको नहीं क्लियर है? सर मुझे बस डेट का थोड़ा सा डाउट है। ठीक है जानवी, अगर आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी के सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा ठीक है, ओके। आई विल कम टू आयशा परवीन। यस सर। आयशा, इंडिपेंडेंस डे कब है? कब? 15 अगस्त। भारत कब आज़ाद हुआ था? सर 15 अगस्त को नहीं, हाँ 15 अगस्त को ही हुआ था। हम्म। कोई आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आप बर्थडे बताएंगी? नो नो सर। कोई पूछे कि डेट ऑफ बर्थ क्या 15 है? अगस्त 1947। हम्म 15 अगस्त 1447 आई थिंक। नहीं नहीं 1947। देखिए क्लास, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं देखिए वापस से आप लोगों का हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट जानवी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सब डेट नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। जिनको नहीं पता है, उनको कन्फ्यूज़न रहता है, उनको समझ में नहीं आता है, जिनको नहीं पता अपना हैंड रेज कर लें। जिनको नहीं पता है, जिनको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ ठीक ठाक बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है। अब फिर मैं पूछ के उसको खर्च के आपको बाहर निकालूँ, इससे बेहतर है कि आप खुद ही हैंड रेज करिए, बात खत्म हो। यस जानवी, आपको क्लियर है? सर इंडिपेंडेंस डे हमारा 1947 है। अगर डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज मैं नहीं पूछूंगा। इसमें नहीं है, मुझे 26 जनवरी की हाँ तो डेट मैं में उसको थोड़ा सा सबको डाउट है। इंक्लूड करके पूछ रहा हूँ। सर डाउट है। तो हैंड रेज करिए, बटन लगा हुआ है। हाँ, कोई और ऐसा जिसको डाउट है? अच्छा, किससे मैं बात कर रहा था अभी? आयशा परवीन से बात कर रहा था। आपको शर्म नहीं आ रही कि हैंड रेज करें? एक तो आप पहले अभी गलत बता रही थी, और तो कन्फ्यूजन हो गई थी। सुनिए, ऐसा है कि मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कंफ्यूजन हो गई थी। उस बात की ग्रेविटी को समझिए। मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, कब इंडिपेंडेंस मिली थी? आप कह रहे हो कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, अरे नहीं पता तो नहीं पता है यार, नहीं सिंपल सी बात खत्म भाई। नहीं पता है कि हाँ मेरे को डाउट है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दैट्स ऑल। जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे तो सॉर्ट आउट कैसे होगा? कोई और ऐसा है? अब हैंड रेज रखिए आयशा अपना। हाँ ओके, देन आई विल कम टू दिलकश खां। यस सर। रिपब्लिक डे कब होता है? सर 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है। अच्छा, क्या होता है रिपब्लिक डे के दिन? बेसिकली क्या हुआ था? सर पहले तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। उसके बाद इसे मतलब इफेक्ट में ये आया था जनवरी में, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, तो तब से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। आई कम टू मानसी। जी सर। मानसी, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? सर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था हमारा देश। अच्छा, और रिपब्लिक डे? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था देश में, वो 26 जनवरी 1950। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, फेयर इनफ। जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफली नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको कभी ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन नहीं होगा इन डेट्स को लेकर।
ठीक है, देयर आर अदर डेट्स ऑल्सो जो हमको जानने की ज़रूरत है। खैर, उस पर आने से पहले देखिए क्लास, भारत ना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। लेकिन 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 आज़ाद हुआ था तो क्या मतलब? अंग्रेज सब रूल कर रहे थे और वो कहें बेटा तुम 15 अगस्त को आज़ाद हुए तो रात में घड़ी से घड़ी में जैसे ही कांटा से कांटा मिलेगा 12 बजेगा, हम अपना बोरा बिस्तर बांध के चले जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ? इमेजिन करिए ना कि अंग्रेज भारत में आया, तो क्या अंग्रेज छोड़ के चले गए अगले दिन? नो सर। तो क्या कर रहे थे अंग्रेज? यहीं बैठ के सोचे चाय वाय पी के जाएंगे अपना, अब आई गए हैं तो। सर वो जो पावर जो थी वो दरअसल इंडियन जो ये थे उनको दे दिया गया, बट वो जो आप पहले वो डायरेक्ट रूल कर रहा था, बट यहाँ से वो रूल करना बंद कर दिया था। जो नहीं, इंडियन गए कि नहीं? लोग इंडिया तुरंत छोड़ के गए सब कि नहीं गए, ये बताइए। वो पावर वाली बात समझ में आ रही है, इंडिया छोड़ के गए? कह सकते हैं आगे मोस्टली तो चले गए, बट कुछ थे जो रहे, और यहाँ तक कि गोवा भी 1965 में शायद आजाद हुआ था, तो कुछ अंग्रेज और देखो इंडिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बड़ा दिक्कत है, या तो सही पता रहे नहीं तो गलत बता के उड़ता तीर नहीं लेना होता है। ऊपर से गोवा ले आके आप जो है उसका आज़ादी का डेट गलत बता रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना गोवा को लेकर। मुझे जज्बाती हो रहा हूँ मैं गोवा को लेकर। 71 होगा सर आई थिंक। फिर वही, एक तो कोड ऊपर से खाज, एक गलती कर रहे हैं दूसरा उसको और ऐड कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। अरे छोड़ दीजिए ना गोवा को थोड़ा देर के लिए, वापस आ जाओ। इसमें तो रशियंस भी नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, हाँ मैं कह रहा था अब्दुल कि हाँ, क्या अंग्रेज चले गए थे अगले दिन? नो सर। हाँ, हमारा प्रश्न बस इतना है, क्या चले गए थे? अच्छा अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अगले दिन चले गए थे? 2 दिन बाद गए थे? कितने लोग लगता है 2 दिन बाद गए थे? अबे कितने लोग जिनको लगता है 1 महीने बाद चले गए थे यार? कब गए थे? देश आजाद हो गया कब चले गए थे? देखिए यही यहाँ पर समझने वाली बात है। हाँ यस नरगिस, बताइए कब गए थे, कितने दिन बाद गए थे ये लोग? हाँ नरगिस थोड़े बताओ। टाइम बाद तो चले गए होंगे हाँ थोड़े टाइम बाद, कितना टाइम बाद? सर, probably 2 मंथ 3 मंथ, इससे ज्यादा तो गोवा में रुके थे, लेकिन वो थोड़े बहुत ही अंग्रेज रुके थे। जैसे अंग्रेज का जो जनरल था वो शायद रुका था, उसका नाम कुछ लॉर्ड हेल्थ ठीक है नरगिस, तुम कह रही 2-3 महीने बाद चले गए थे, 4 महीने बाद हो तो मान ले हम। 4 अच्छा 4 मानोगे कि नहीं? कोई 4 महीने बाद गया हो कोई तो? हाँ सर, हो सकता है कि उनका कुछ काम रह गया इंडिया में। हाँ इंडिया में अच्छा, वो कोई 2-2 काम साल गूगल करके गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 महीने में चले गए? अच्छा, जिसका काम था 6 महीने में पूरा हुआ कि नहीं? हाँ सर, इतने टाइम तो चले गए होंगे। ये तो अनुमान तुमको लग रहा है, तो कोई तो हो सकता है जो 8 महीने में गया हो। हाँ सर, कुछ थे ना जो गोवा में जाके रह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं, इंडिया में दोबारा से रूल करने का उन्हें मौका मिल जाए, तो गोवा चले गए रहने के लिए? अबे गोवा जाए सोचे होंगे जा रहे हैं मौज मार ले थोड़ा यहाँ पर बीच पे, इसलिए गए होंगे। सर वो छुपने के लिए गए थे गोवा। अच्छा, थोड़ा टाइम कितने अंग्रेज गए थे गोवा? अच्छा गोवा चले गए थे, अच्छा। उसके बाद उनको क्या लगा गोवा जाके? मजा नहीं आ रहा गोवा में अब? नहीं, फिर उन्हें पता चल गया था कि नहीं, अब इंडिया में इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने आजादी से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। हमारा संविधान भी मोस्टली मतलब आजादी से पहले ही रेडी था, तो इसलिए ये बताओ कौन सा डेट है तुम्हारे हिसाब से जब अंग्रेज चले गए थे? गोवा गए हों, चाहे लक्षद्वीप गए हों, चाहे अंडमान गए हों, बताओ डेट कौन सा जब चले गए? सर संविधान लागू होते ही तो चले ही जाएंगे सर। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, तो 1950 तक तो चले ही जाएंगे संविधान लागू होने के बाद। अच्छा, कुछ रह गए हो तो? नहीं सर, फिर वो नहीं रहेंगे ना, आए होंगे थोड़े दिन के लिए तो चले गए। अच्छा एक मैं सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। 1940 में आया मैं, 14-15 साल का लड़का। 45-46 होते होते मैं 19-20 का हो गया। मुझे यहाँ कोई पसंद आ गया इंडिया में, मैंने उससे शादी कर ली। आधे घर वाले चले गए लंदन,
वापस। हाँ। मैं यहीं उसके चक्कर में फंसा हुआ हूँ। घर वालों का लग रहा है, बताओ तुम लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं यहाँ पर। अभी बताओ कब जाएगा? शायद कभी इंडिया में रहा हो। अच्छा, उस लड़की के लिए रुका रहूंगा मैं जिंदगी भर? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, श्योर हो? नहीं सर, मैंने अभी तक तो ऐसा कोई केस सुना नहीं कि कोई हाँ, तो अंग्रेज तुम नहीं सुनी हो तो इसका मतलब एग्जिस्ट थोड़ी ना हाँ। करता है। वैसे तो इसमें मैं अभी जा रहा जब इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, ऐसे केसेस आएंगे। ऐसे तो 4 लाख केस थे। तुम ऐसा केस नहीं सुनी हो तो इसका क्या मतलब? सर मैंने सच में जेल में ऐसा अभी कुछ तुम पढ़ा अभी नहीं। इमेजिन नहीं कर रही हो ना। कितना निकली हो घर से बाहर कि तुमको ऐसा केस दिखाई देगा, इमेजिन करोगी? ठीक है। हाँ, यस सिमरन। सर आप एंग्लो इंडियंस की बात कर रहे हो क्या? कुछ ब्रिटिशर्स जो नहीं, मैं यहाँ पे उनके रह रिगार्डिंग रहे बात ही थे। नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि देखो, जब अंग्रेज जा रहे थे तो 15 अगस्त 1947 का जो हमारा आज़ादी का डेट है, ये बस एक डेट है कि भैया इस दिन ऑफिशियली, जैसा कि अब्दुल ने जो बात कही कि ऑफिशियली भाई सत्ता जो है इंडियंस के हाथ में दे दी गई। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद कब गए, एक सक्सेसिव वे में धीरे 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 अपना चले गए। बाकी जिनको रहना था रह गए, कुछ छूट गए यहीं पर, अदरवाइज उनके पास कोई बहुत ज्यादा कारण नहीं था रुकने का, अपना चले गए। ठीक है क्लास? तो ये बताओ, 15 अगस्त 1947 के बाद चले गए, तो ये भी सच्चाई है कि 15 अगस्त 1947 के पहले भी वो जाने वाले हैं, उन्होंने बात रखी होगी ना इंडियंस के आगे कि रात में बुला के सुन, सब लोगों को कहा होगा अभी बहुत हो गया, मन भर के जा रहे हैं वापस। ठीक है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि एक रात में फोन किया 14 अगस्त के रात में और 15 अगस्त के रात में सीधे कहा कि आई लव यू एज अ फ्रेंड, बात खत्म। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जब वो इंडिया छोड़ के जाने वाले रहे होंगे तो उन्होंने इंडियंस को बताया होगा कि भैया हम जाने वाले हैं, तो लेट्स डिसाइड अ डेट, लेट्स सिट, म्यूचुअली टॉक, डिस्कस। और हमने क्या डिसाइड किया कि 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली हम चले जाएंगे, पावर तो हमारे पास ट्रांसफर कर देंगे। तो इंडियंस जो है, सॉरी ब्रिटिशर्स जो है इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, ये बात उन्होंने इंडियंस को बहुत पहले ही आगे रख दिया था कि देखिए वर्ल्ड वॉर वगैरह उस समय खत्म हुआ था 1945 के अराउंड। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि चलो भैया अब समय आ गया है कि हमको भारत छोड़ के जाना है। उनको ये बात क्यों समझ में आ गई थी कि भारत छोड़ के जाना है? क्योंकि देखो, अंग्रेजों को ना एक बात बहुत क्लियर हो गया था कि किसी एरिया को रूल करने के लिए ना कोई जरूरी नहीं है कि उसको कब्जा करके अपने अंडर में ही रखो, कोई जरूरी नहीं कि उसको कॉलोनी ही बना के रखो। उनको ये समझ में आ गया था कि समय बदल रहा है, खुद डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी के रिगार्डिंग वहाँ बात कर रहे हैं और इंडिया में वही काम नहीं कर रहे हैं। और उससे भी ऊंची बात यह है कि उनको ये बात समझ में आ गया था कि वो इंडिया में व्यापार करने आए थे, और उनको ये समझ में आ गया था कि जब व्यापार ही करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया पे कब्जा करके रहोगे तभी व्यापार करोगे। ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको व्यापार वाली बात फील हो रही है? जिनको नहीं फील हो रहा है वो लोग अपना हैंड रेस करें, व्यापार वाली बात नहीं फील हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया को रूल करना है तो कोई जरूरी नहीं कि इंडिया में ही रहो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको व्यापार वाला बात फील नहीं हो रहा है? देन आई विल गिव यू अ गुड ग्रेट एग्जांपल। ठीक है, सब लोगों को फील हो रहा तो आगे बढ़ते हैं। सर मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, तो हमारे पास भी हैं। और बताओ, अडानी पे झूठी में आरोप लगा रहे हैं सब अमेरिका में पकड़ के, तो उसके लिए क्या करोगी? हमारे पास भी मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है ना, वेल ट्राइड। अच्छा ठीक है शाजिया, देखो देखो शाजिया, अंग्रेजों को ना एक बात ये समझ में आ गया था कि इंडिया को रूल करना है ना तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया को कब्जा करके रखो। गुलामी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ के लोगों के नसों में डाल दो। आप मानो चाहे ना मानो, इंडियंस बहुत ज़्यादा रेशियली इल हैं। कोई भी गोरी चीज़ या कोई भी वेस्टर्न आदमी को देखते हैं तो कहीं ऑलरेडी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से देख रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली कहीं ना तो कहीं इंडिया को जो है इन लोगों ने रूल कर रखा है। ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं इन लोगों ने इंडिया को बेसिकली रूल कर रखा है। आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, परफेक्ट एग्जांपल ले लो इसका, हम डे टू डे लाइफ से लेते हैं। किसी बच्चे को डेली बाइट्स पर ज्वाइन करना था, तो अगर वो रिकमेंडेशन पर नहीं आया, जो कि अच्छे खासे बच्चे हैं रिकमेंडेशन वाले भी होते हैं,
हो सकता है वो यूट्यूब पर सर्च किया हो सकता है। यूट्यूब किसका है? गूगल का। कहाँ मैसेज किया होगा? हो सकता है व्हाट्सएप पर मैसेज किया हो। व्हाट्सएप किसका है? फेसबुक वालों का। वो किसका है? अमेरिका में सिलिकॉन वैली में ऑफिस सेट है। यूट्यूब गूगल का ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में सिलिकॉन वैली में सेट है। हो सकता है गूगल पे पर पेमेंट किया हो। गूगल पे किसका है? गूगल वालों का। ऑफिस कहाँ है? सिलिकॉन वैली में। ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कुछ ज़्यादा दिक्कत है, ईमेल आईडी पर सेंड किया, वो ईमेल किसका है? ऑफिस कहाँ है? सिलिकॉन वैली में। कुछ भी कहीं बीच में इंडियन है अभिलाष सर को छोड़ के। बस ये सारा सिस्टम इंटीग्रेट करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं सारा रिसोर्स यूज करके, राइट? अब सर्विस ही तो दे रहा हूं, कंपनी तो इंडियंस ओन नहीं कर रहे हैं ना वो। इसीलिए देखो कि इंडियन इकोनॉमी को कहा जाता है कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि प्रोडक्शन हम लोग का खुद का नहीं इन चीजों को लेकर। और कमाल की बात देखो, क्या ये सब लेने के लिए अंग्रेज यहां रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर? नहीं। और उससे भी ऊंची बात देखो, आप लोगों में से 99% लोगों का किसी का फोन इंडियन है ही नहीं। या तो तुम चाइनीज फोन यूज कर रहे हो, या तो तुम साउथ कोरियन फोन यूज कर रहे हो, या तो तुम अमेरिकन फोन यूज कर रहे हो। मतलब समझ रहे हो, पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ एक आदमी इंडियन है, सर जो तुम्हारे पढ़ा रहा है, सारा व्यवस्था लेके बैठे हुए हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में जो डेली बाइट्स के आप ज्वाइन किए हो, कुछ भी तुमको इंडियन दिखाई दे रहा है उसमें? इंक्लूडिंग योर फोन, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टा, कोई डाउट है मैसेज कर रहे हो, फेसबुक, कुछ भी इसमें इंडियन दिख रहा है? साजिया, कुछ भी इंडियन दिख रहा है इसमें? नो सर। तो क्या तुमको रूल करने के लिए इंडिया को यहीं पर रहने की जरूरत है? और तुम्हें लग रहा है कि रूल कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ना तो कहीं? जी कर रहे। अब तुम ये चीज फील करके देखो, ये इम्पैक्ट है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनका बच्चा बड़ा होगा तो कहेगा जॉकी का पहने। हाँ हाँ, एप्पल का फोन है। एनम यार माइक ऑफ करिए आप, अदरवाइज। हाँ, तो कभी वो कहेगा कि जो है, क्योंकि उनके दिमाग में वो प्राउडली उस चीज को देख रहे हैं। उनको पता है कि ऐसा सेट कर दो कि मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग अप टू अस। तो उनको ये बात समझ में आ गया था कि अब रूल करने के लिए वहां पर कब्जा करके रहना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। जब मैं इंग्लैंड बोल रहा हूं तो सभी वेस्टर्न नेशंस को आप इंक्लूड कर लीजिए एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि हमको इंडिया छोड़ के जाना है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमको इंडिया छोड़ के जाना है। तो उन्होंने जब इंडिया छोड़ के जाने वाली बात कही तो क्या कहा, किस डेट पे कहा, इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इन मीन टाइम हमको बस एक बात समझना है कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो देश का संविधान है ना, जो बहुत सारा नियम कायदा कानून है, हम लोगों ने अपने देश में वो नियम कायदा कानून बनाए। ठीक है। तो अंग्रेजों का ये स्ट्रेटजी, ये प्लान था, हमको देख के समझ में आया। हमारे तमाम वर्ल्ड लीडर्स जर्मनी गए, वहां भी उन्होंने देखा कि वहां के संविधान में कुछ अच्छी बात है। कोई अमेरिका गया, देखा वहां के संविधान में कुछ अच्छी बात है। कोई ब्रिटेन गया, वहां के संविधान में कुछ अच्छी बात है। कोई साउथ अफ्रीका गया, वहां के संविधान में कुछ अच्छी बात है। हाँ, ये साजिया क्या कह रही हैं? सर जैसे आपने भी समझाया कि मतलब वो कहीं ना कहीं हम पे रूल कर ही रहे हैं, तो मतलब हम अभी आजाद नहीं है। तो छोड़ दो फेसबुक, गूगल मीट और इंस्टाग्राम, से साथ आजाद हो जाओगी। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, बस वो स्पेसिफिक डेट बना दी गई है, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। मतलब अगर ये सब सारा चीज छोड़ दो, फिर जीमेल छोड़ दो। अरे भाई, तुमको भी पता नहीं है, आप लोग कभी सोचते नहीं हो। तुम पता है इंडिया के पास कोई खुद की ईमेल आईडी की सर्विस नहीं है। अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी ना रहे, तुम्हारा फोन ही नहीं लॉगिन होगा। तुमको पता है, बिना ईमेल आईडी कोई फोन डाले कोई फोन खुलता है? फोन रिफ्रेश करना पहला चीज तो ईमेल आईडी ही डालोगे। अब तुम कहती हो कि सर आपको हम अपना फोन नहीं दिखाएंगे, चैट नहीं दिखाएंगे, प्राइवेसी है, डेली बाइट्स को पेमेंट करेंगे सर, कोई फ्रॉड हो गया तो। अरे ये देखो, ये मेरा फोन, और मैंने लगाया अपना अंगूठा, ठीक है, खुल गया कि नहीं? मेरे फोन में इंटरनेट है, मेरे जीमेल से लॉगिन है, मेरा अंगूठा किसके पास गया? भगवान मालिक।
अरे भैया मेरे फ़ोन से मेरा अंगूठा स्कैन हुआ है, केवल मेरा फ़ोन में डिवाइस में मेरा अंगूठा जा रहा है, हो सकता है इंटरनेट सर्विसेज के पास भी जा रहा हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तब क्या करोगी? अब देख लो कितना सुरक्षित हो। ठीक है, हाँ यस एनम। इंडिया जो है मतलब बहुत अच्छी वो है आइडिया लोगों को बिजनेस करने का, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और अभी रिसेंटली हमने देखा मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी चॉकलेट यहाँ लॉन्च करी, क्योंकि उसने भी एक चीज देखी। हो गया आपका बिजनेस और चॉकलेट, वापस आए क्लास में। नहीं सर, अरे आपने भाई वो बताया ना ऐसे जीवेल वगैरह, वो भी तो नहीं नहीं business नहीं, हुआ। यू आर नॉट गेटिंग द फील। अरे जो तुम बिजनेस और चॉकलेट कह रही हो ना, वो बेसिक नीड नहीं है। जो मैं फोन में जीमेल का लॉगिन कह रहा हूँ या किसी भी ईमेल आईडी का लॉगिन कह रहा हूँ, बेसिक नीड है। तुम्हें भी समझ में नहीं आ रही है बात? ये बेसिक नीड हो गया है आजकल ये। ठीक है, आप इसको फील नहीं कर रहे हो अभी। ये फेसबुक इंस्टाग्राम तुम्हारे में चल रहा, बेसिक नीड हो गया भाई, इसको हल्के मत उठाइए। इसको अब चॉकलेट वॉकलेट बिजनेस से कंपेयर मत करिए। ऐसा बिजनेस हम लोग का बहुत सारा, उनके यहाँ बिकता है। ऐसे तो सऊदी अरेबिया से हम लोग कहते हैं लाओ खजूर ही दो, लाओ। हमसे कहते चलो तुम पानी ही दे दो, तो इसका मतलब ही नहीं कि एक दूसरे के गुलाम हो गए, एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो कि दूसरी चीज चल रही है। ठीक है, यहाँ दूसरी चीज चल रही है। तो मेरा कहने का सेंस है कि ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गया और उनको लगा भैया छोड़ के जाना है। उन्होंने इंडियंस को बुलाया, एक डेट बता दिया। क्या डेट बताया अगले क्लास में चर्चा करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, जब भारत के संविधान निर्माता लोग जब भारत का संविधान लिख रहे थे, तो वो लोग तमाम पूरा दुनिया देख कर आए थे। तो जब संविधान लिख रहे थे ना, तो उनको एक बात समझ में आ गई थी कि ये सब इसके पहले 1 वर्ल्ड वार किए, 2 वर्ल्ड वार किए, पूरे दुनिया में सब गए, यहाँ से वहाँ कॉलोनी बनाए, मार काट हर जगह मचाए। तो इंडियंस को एक बात समझ में आ गया कि जब हम संविधान लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी उन्हीं गलतियों को करके वापस से सीखें, दूसरे की गलती से हम लोग सीख लें। तो इसीलिए हमारे संविधान में ना जो भी नियम कायदा इक्वालिटी जो प्रोविजंस है बहुत तरीके से लिखा हुआ है। तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, सिंस उन गलतियों को वापस से हमें फिर से करके नहीं देखना चाहिए, तो बेहतर क्या है और लोगों की गलती से सीखें। तो बहुत से ऐसी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं जो हमने और देशों से डायरेक्टली ले लिया है एज यूजुअल। उदाहरण के तौर पर हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से लिया है मतलब क्या, अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों के बारे में। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, फिर तुमको बताएंगे शोषण जैसा चीज़ क्या होता है, 50 साल तक तुम्हारा पूरा ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, फिर तुमको समझ में आएगा अच्छा ह्यूमन राइट भी कुछ होता है, अच्छा फंडामेंटल राइट भी कुछ होता है। अब और देशों में नागरिकों को देख के समझ में नहीं आ रहा फंडामेंटल राइट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे देश का जो संविधान लिखा हुआ है ना, जिसपे हमारा देश चलता है, जो हमारे देश का नियम कायदा कानून है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने और देशों से ले रखी हैं। तो हमारे संविधान के बहुत सारे स्रोत हैं। कुछ बातें हमने अपने हिसाब से लिखी हैं, कुछ अच्छी बातें हमने दूसरे देश से ले रखी हैं, क्योंकि भाई दूसरे देश वालों ने भी बहुत अच्छे से लिख रखा था, उनके भी संविधान में काफ़ी कुछ खूबियाँ थी। ठीक है, तो आपका होमवर्क है आज के क्लास का कि भारत के संविधान में क्या चीज़ ऐसा है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, क्या हमने यूएसए से लिया है, क्या हमने आयरलैंड से लिया है, क्या हमने कनाडा से लिया है, क्या हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, क्या हमने जर्मनी से लिया है, क्या हमने फ्रांस से लिया है, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, अलग अलग कंट्रीज से भारत के संविधान में हमने क्या क्या ले रखा है। ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कहाँ ढूंढोगे? जिनको फेल होना है वो यूट्यूब पर ढूंढेंगे, जिनको और अच्छे से फेल होना है वो गूगल पर ढूंढेंगे। ठीक है, और जिनको ये है कि भाई एग्जाम क्लियर करना है तो लूसेंट जीके वाली बुक खरीद के रखेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बोला हूँ, ओरिएंटेशन में भी बोला हूँ कि आप सभी को, अगर आपका मीडियम हिंदी भी है तो आप हिंदी वाली लूसेंट की बुक अपने पास खरीद के रखेंगे। ठीक है, हिंदी वाली खरीद के रख सकते हैं अपने पास। अदरवाइज आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप इंग्लिश वाला लूसेंट अपने पास खरीद के रखेंगे। हार्डली 150-200 रुपए की बुक है। ये क्यों खरीद के रखना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि
हम लोग 75 नोट्स नहीं बनाएंगे, 75 किताबें नहीं रेफर करेंगे। पूरा सब कुछ समझने और पढ़ने के लिए हमारे लिए लूसेंट जीके की बुक पर्याप्त है, हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, नहीं है तो ऑर्डर कर लीजिए, पुराना एडिशन है तो चलेगा, कोशिश करिए नया वाला ऑर्डर कर लें। स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। जब आप बुक ले लेंगे तो फिर वहाँ से आप जो नेक्स्ट काम करेंगे उसी लूसेंट जीके की बुक से आप सर्च करोगे इंडियन पॉलिटी वाले हेडिंग में जाकर कि भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो क्या बातें हैं जो हमने ब्रिटेन से ली हैं, क्या है जो यूएस से लिया है, क्या आयरलैंड से लिया है, क्या फ्रांस से लिया है, क्या साउथ अफ्रीका से लिया है, क्या यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, इसी से अगले क्लास में हम चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो चलिए ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ऑल फॉर दिस क्लास। हो सकता है कि इस वीक में आप लोगों की क्लास में 1-2 दिन का मैं ब्रेक दूं। ठीक है, जब भी ब्रेक देना होगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई जस्ट वांटेड कि जो भी डेट टाइम शेड्यूल है उससे हम लोग शुरू कर लें, क्योंकि एक बार क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो सारा ग्रुप वगैरह बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है, आप लोग को भी कोई डाउट और क्वेरी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी, कोई और समस्या परेशानी नहीं होगा, क्लास से रिलेटेड भी कोई डाउट और क्वेरी नहीं होगा। जिनको भी कोई समस्या परेशानी है, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट और क्वेरी है, रुक सकते हैं। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में जितना पढ़ा बस नेक्स्ट क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दैट विल बी ऑल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू क्लास, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस एरम बताइए, हाँ क्या कह रही हैं आप?